चलिए शांत हो जाइए, कॉपी निकाल लीजिए, एथिक्स शुरुआत करेंगे, ठीक है जी। एथिक्स, पीछे पीछे जल्दी निकालिए कॉपी फटाफट, टाइम वेस्ट मत करिए। एक तो गुमटी ऐसे ही बंद रहता है, उसका अलग नौटंकी है, जब तक वो ठीक होगा नहीं तब तक इतना इरिटेट हो जाता है आदमी कभी कभी। निकालिए सभी लोग, जोर से बोलना, यस और नो, जोर से यार, यस और नो। अब अलर्ट रह के फर्स्ट शुरू करते हैं एथिक्स। एथिक्स में ध्यान से देखना समझना। पहले देखो, पढ़ाने से पहले कुछ बातें समझ लो, तब आगे उसके बाद बढ़ना है कि सर पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, कारण क्या है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, सब कुछ देख लेंगे। पहली बात एथिक्स, देखो अगर पेपर वाइज बात करे जाए ना तो यूपीएससी में एथिक्स जानबूझकर डाला गया, पहले ध्यान से समझ लीजिएगा। इसलिए क्योंकि इतने करप्ट आईएएस ऑफिसर निकल रहे थे ना, जो सर मतलब जिनका हद हिसाब नहीं है, इंटरव्यू में साफ तौर पे बढ़िया बढ़िया से मिसगाइड कर देते थे और बाद में आके करोड़ों का घोटाला पाया जा रहा है। तो एथिक्स इसलिए डाला गया, कम से कम कुछ तो शर्म करके, कुछ शर्म लिहाज से जब इंटरव्यू दो तो कम से कम इंसानियत के नाम पे कुछ आगे निकल के आओ और सही सही थोड़ा बोल लो भाई। एथिक्स लाइफ में भी पढ़ना जरूरी है, मैं पहले बता देता हूँ। इट्स नॉट लाइक कि अगर आप इंटरव्यू में जाते हो, एथिक्स का सबसे बड़ा रोल है किसी एग्जाम में। अगर तुम्हें नहीं भी कुछ आता है और तुम अगर प्रिपरेशन नहीं भी करके गए हो, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, एथिक्स आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगा। इसका सिलेबस ही कुछ ऐसा है, जो होता है ना इंसानियत, जो हरामखोर लोग होते हैं, अगर वो एथिक्स पढ़ लें अच्छे ढंग से, बहुत कुछ चेंज उनके लाइफ में आ जाएगा। मैं आपको यकीनन बता रहा हूँ। इसलिए नहीं पढ़िएगा कि सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है एथिक्स को, इसको इसलिए पढ़िएगा क्योंकि सर ये बहुत काम आने वाला है, एंड ट्रस्ट मी, पूरा जीवन बदल देगा ये, ठीक है जी। इसके बुक क्या है, सोर्स क्या है, सब कुछ बता देंगे, वो बाद की चीज है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी में सर ये सबसे खतरनाक पेपर है। खतरनाक क्यों है? क्योंकि देखने में लगता है आसान, ठीक है, अकेले खुद का ये पेपर 250 का अलग होता है, यानी कि 250 मार्क्स का ये अकेले होता है पेपर। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि मेंस में देखो फायदा कहां होता है। अगर आप मान लो आईआर पढ़ लिए हो, मान लो आप पॉलिटी पढ़े हो, मान लो आप ज्योग्राफी पढ़े हो, तो इन सब का ना मिक्स आ गया, मान लो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में, तो उसमें क्या है, कुछ पॉलिटी का आ गया, कुछ ज्योग्राफी का सेक्शन आ गया। सर यहाँ कोई चक्कर नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ही चक्कर है कि आपको पूरा का पूरा एथिक्स ही सिर्फ 250 मार्क्स का होगा, यानी कि सिर्फ एक पेपर अकेले 250 होगा। तो आप क्या है कि सर अधिकतर लोगों को एथिक्स पता भी नहीं होता है। इंटरेस्टिंग बात ये है, उनको सर क्या है, चलना है आईएएस बनने, चलना है आईएएस बनेंगे, 3 महीने में कलेक्टर बनेंगे, 3 महीने में गुजारे। सर ध्यान से इस बात को समझना है कि एथिक्स के पेपर को, बार बार बोल रहा हूं, मैं जितना भी चीज पढ़ाया हूं प्रैक्टिकली इसलिए पढ़ाया हूं कि लाइफ में काम आए। अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी को आप रिवाइज करोगे, उसको आत्मसात करोगे, आंख बंद करके 2-3-15 मिनट सोचोगे कि ठंड हो रहा है, अभी ठंड में अभी कुहासा आएगा, तो कुहासा आएगा, तो जो कुहासा है क्या, बादल है। अरे बताया था बादल है, क्यों सर, बारिश, क्योंकि टेम्परेचर उसको नीचे मिल गया, जो ओस है वो बारिश हो गया। अब ह्यूमिडिटी, फिर आपको हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, तो ये सारा कुछ अब जब सोचोगे ना आराम से आंख बंद करके, तब कुछ लोग सोचेंगे क्या सर आराम से बैठेंगे 4-5 घंटा टेबल पे एक बार रिवाइज कर लेंगे। जीवन में कभी नहीं मिलेगा आपको ऐसा मौका, जीवन में हम बोल देते हैं कभी नहीं मिलेगा। आप कभी सोचेंगे ना कि जब फुर्सत हो जाएगा ना सारा काम से, तब सर हम रिवाइज कर लेंगे। मेरा आप बात लिख के रख लीजिए, जीवन में कभी फुर्सत नहीं होना, एक ही समय फुर्सत मिलेगा, वो भी मिलेगा नहीं मिलेगा भगवान जानते, मरने के बाद। इसलिए पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि इंसान क्या है ना सर, देखो जब उसको कुछ करना होता है तो टालेगा, जब उसको पैसा कमाना है तो उसको मन करेगा पढ़ने का, जिस समय पढ़ना था उस समय वो और सारा कुछ करने का मन करेगा उसको। जिस समय पढ़ाई की बात होगी ना, उस समय मन करेगा पैसा कमा लें, ये कर लें, वो कर लें, और जैसे ही कमाएगा वो पता है कमाने वाला आदमी क्या बोलेगा, हमरो मौका मिलल रही तुम तोरा लेखन, तो साफ पढ़ के गर्दा उड़ा देती। समझ रहे सर, मौका सबको मिलता है, ऐसा लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जिसको एक बार मौका नहीं मिलता है। भगवान सर ना इक्वल है सबके लिए, एक बात तो तय है, तो हर किसी को मौका एक ना एक बार तो मिलता ही है कुछ इतिहास रचने का। वो आप पे डिपेंड करता है कि सर मर गए या सर जग गए। अब यहां से करने कोई बोला ना कि सर ये इस जगह से, ऐसा नहीं है किसी ने सोचा नहीं होगा, हो सकता है किसी ने सोचा होगा लेकिन कभी न किसी ने एग्जीक्यूट नहीं किया। कि एक जगह है, जो जगह मैटर नहीं करता है, वहां पे आपका इंटेंशन, नियत। इससे पहले एथिक्स किसी ने पढ़ाया नहीं, ना किसी को संभाला। क्यों सर? क्योंकि उसका नियत एक ही था खोट कि भैया पैसा कमा के निकल लेना है। अगर उसके मन में ये रहता कि सर, मैं यकीनन बता रही हूँ, नियत अगर सही ढंग से पढ़ा दिया जाए तो सर बच्चे ना सर आंखों पर बिठा के रखते, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका नियत सही होना चाहिए बस। अगर आपका नियत गलत है तो कोई भी हो आप, घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी के लिए।
एथिक्स कुछ वैसा ही है, मैं बता दे रहा हूं। अगर आप ये पढ़ लेते हैं, आपका जजमेंट, आपका डिसीजन बहुत बेहतर हो जाएगा। लाइफ का आपका जो पर्सपेक्टिव है सर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। मैं पहले बता, लेकिन उसको ध्यान से पढ़िएगा, आराम से, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। तो पहली बात सर, डेंजरस क्यों है? क्योंकि मेंस के पेपर में 250 मार्क्स, इस 250 मार्क्स में से 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कुल मिला के टोटल 130 नंबर के होंगे, 120 या 130। मतलब कि 13 क्वेश्चन हो गए तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स से? 10 हो गए लगभग। तो यानी कि 13 क्वेश्चन ऐसे हो गए जो कट टू कट क्वेश्चन आएगा। जैसे व्हाट इज एटीट्यूड क्वेश्चन है, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाट इज IQ। अब ये सब क्वेश्चंस ऐसे हो गए जो बिल्कुल टर्म वाइज आपको डिफाइन करना है। अब उसमें व्हाट इज फिलॉसफी, क्या क्वेश्चन ये पूछेगा कि एथिक्स को क्या हम फिलॉसफी बोल सकते हैं, क्या एथिक्स एक साइंस का पार्ट हो सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आएंगे आपको 12 से 13 में, जिसमें 130 नंबर का होगा। अब सर बाकी इसके अलावा जो 6 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो 120 नंबर के होंगे। तो कुल मिला के टोटल कितना हो जा रहा है? अरे बोल लो। अरे 250, 100, 100, 200, 30, 20, 50। अरे है ना? अरे बुझा रहा है कि सो गए हो सब? अब बोल दो भाई, अगर सोना होना है तो टाइम चेंज कर देंगे हम, समझ में आ रहा है? सुबह 5:30 में बुला लेंगे आराम से, ताकि नींद नहीं है, अगर ज्यादा नींद आ रहे तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए। अलर्ट रहा करो, अलर्ट रहा करो। नहीं पढ़ना है एकदम, बार बार बोलता हूँ, गेट खुला रहता है एकदम, यहाँ बुलाने का काम होता ही नहीं है, ठीक है ना? मैंने ना बुलाया, इधर आने का नहीं, समझ में आ रहा है? एकदम जाने का। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात समझ लीजिए कि सर 12 से 13 क्वेश्चंस, देखो ध्यान से बोल रहा हूँ, बार बार समझना। एथिक्स ना तो कोई आपको पढ़ाने वाला है ना किसी के पल्ले पढ़ने वाला है, और जितने पैसे में और जितने चीजों में आपको नॉर्मल किया जा रहा है सर, कोई बार बार बोल रहा हूँ, सस्ता के चक्कर में जीवन बर्बाद कभी मत करिएगा। 999, 1000 और 10,000। सर 10,000 में ढंग का कपड़ा नहीं आएगा, कोई भी आदमी जवाबदेही नहीं दे पाएगा। मार्केटिंग ठीक है अपने स्तर से, ठीक है, बड़े बड़े ब्रांड हो गए अपने स्तर से, ठीक है, मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है सर। पैसे प्रॉफिट तो कमा ही लीजिएगा, बट ग्राउंड लेवल पे आप कितना वर्क कर रहे हैं वो कभी भी आपको नहीं पता चलेगा। बहरहाल इसीलिए सर, अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ, IAS में अगर आपको जाना है और IAS में जाना है तो एक चीज हमेशा प्रायोरिटी क्लियर रखिएगा। सिंपल सा है कि एथिक्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर ये आपको जो है ये सूट है, ये मान लो 400 का है, ये सूट है 150 का। मैंने आपको एक केस स्टडी बताया था। केस स्टडी क्या हुआ था, दिल्ली में एक साइकोलॉजिस्ट क्या किया, अपना वेश बदल के पेन खरीद के रखे बेचने के लिए। 2-2 रुपए का पेन उनके पास 700 था, फिर 10-10 रुपए वाला भी पेन था, 50-50 रुपए वाला पेन था, बैठ के करोल बाग। सर ये साइकोलॉजी का केस स्टडी है। जब देखे आधे घंटे में 2 रुपए वाला पेन सारा बिक गया, 50 रुपए वाला पेन उनका ये एक मात्र बिका। तो लॉजिक क्या है कहने का? लॉजिक सिंपल ये है कि सर इंडिया में लोग, इससे क्या पता चला, इंडिया में एक ही बात पता चला क्या, कि सर इंडिया में लोग सस्ता माल खोजते हैं। लॉजिक सिंपल है, भले तो क्या वो क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर लेते हैं, उनको क्वांटिटी ज्यादा चाहिए। अगर 10 में 4 मिलेगा तो 4 को ले लेंगे, लेकिन 10 में 1 मिलेगा तो नहीं लेंगे। इसीलिए सर बाय 1 गेट 1 का कॉन्सेप्ट निकल गया, इसीलिए मॉल का कॉन्सेप्ट निकल गया। तो लॉजिकली इसका भी एथिक्स आपको समझना है क्या है। तो सर अकेले इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। 250 नंबर का पेपर है, 250 नंबर के पेपर में अकेले एथिक्स का है बस। मतलब आपको एक ही किताब पढ़ के जाना है, मेरे नोट्स पढ़ के जाना है, वही किताब सिर्फ एथिक्स में, उसमें ना कोई पॉलिटी है ना कुछ है, कुछ नहीं है। और एक और बात बता दूं, एथिक्स के अंदर वो सारा कुछ है जो आप पूरा GS में इससे पहले तक पढ़ा चुका हूं। पॉलिटी से लेकर ज्योग्राफी सब कुछ आ जाएगा। तो जो लोग अगर ढंग से रिवाइज नहीं किए हैं उनको नुकसान आराम से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, आराम से, मतलब प्यार से नुकसान होगा। तो सर प्लीज काइंडली रिवाइज कर लीजिएगा। हम लोगों ने ऑलरेडी क्लियर डिसाइड किया हुआ है कि आप सर BPSC का पूरा टारगेट करते चलिए, प्रीलिम्स का, हम आपका मेंस का अपने आप सोचते चलेंगे। एक बार और पूरा सब्जेक्ट आराम आराम से हम रिवाइज करा देंगे। और सर उसके बावजूद भी नहीं निकलता है तो अपने माथे पे कुछ लिख के और जीवन भर के लिए हमसे दूर चले जाना। मेरी बात समझ में? कॉल भी मत करना दोबारा हमको, पहले बता देते हैं, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। हम बता रहे हैं आपको, अभी नहीं ना, कभी मौका नहीं मिलेगा, इसके बाद नहीं होता है। तो लिख के ले लेना, तुम कहीं चले जाओ आप, डजंट मैटर, क्योंकि आपका नियत और कैरेक्टर ठीक नहीं है सर, पहली बात। तो सर 150, ये तो 130 नंबर आपको 12 से 13, ये डायरेक्ट कट टू कट कुछ क्वेश्चन हो गए जो टर्म वाइज डेफिनेशन वाइज होंगे। ये 6 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ये केस स्टडी होता है। केस स्टडीज में क्या है, मतलब ऐसे समझो सर, क्वेश्चन रहेगा, जैसे मान लो आपको मैंने एक बार बताया भी था कि मान लो उत्तराखंड में बाढ़ आ गया या भूकंप आया, उसमें क्या हुआ सर, 100 लोग, 200 लोग, 1000 लोग डूब गए। अब आप एक DM है, और DM क्या होता है ना, मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ाया था कि अगर DM है तो DM को एक्स्ट्रा और भी पावर दिया जा सकता है।
और जैसे मैंने बोला था, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट एक वाइस प्रेसिडेंट है, इसलिए उसको राज्यसभा का क्या बनाया गया, चेयरपर्सन। वैसा ही डीएम को आपदा प्रबंधन का हेड बना दिया जाता है। तो बाढ़ या कोई भी चीज होगा तो सर उसका सर सीधा का सीधा सर कौन हेड हो जाएगा, डीएम। तो उसको क्यों बनाया गया, क्योंकि वो डीएम है, इसलिए वो ये भी काम कर सकता है। तो उस समय क्या होता है, आपको केस स्टडी में दिया गया कि यू आर द डीएम ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, आपके सर वहां पे है, आप आपदा प्रबंधन के आप हेड हो गए हैं, आपको बचाना है। बूढ़े लोग भी हैं, जवान लोग, औरत लोग, बच्चे लोग, सभी टाइप के हैं। अब आपसे पूछा गया कि आप इसमें से पहले किसको बचाएंगे, किसको बचा के फिर क्या करेंगे। याद रख लीजिएगा, पहले बता देता हूं, यहां पे सिर्फ और सिर्फ आप जो लिखेंगे उसी पे जज होगा। तो यहां पे आपका थॉट प्रोसेस जो जज कर रहा है, वहां पे ये नहीं देख रहा आपके पास क्या है क्या नहीं है। आप बोलेंगे ना, कोई बोलेंगे सर पहले बच्चों को बचाएंगे, कोई बोलेंगे पहले बूढ़े को बचाएंगे, कोई बोलेगा पहले औरत को बचाएंगे, कोई बोलेगा पहले यंग को बचाएंगे। हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव होगा। उसने क्या किया सर, एथिक्स के पेपर में आपका राय जान लिया कि आप कौन सा राय रखते हैं, डीओजी वाला राय रखते हैं कि सर आप बढ़िया वाला राय रखते हैं। अरे मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि सर अलग अलग राय इसमें आएंगे। अब मान लो, ये जरूरी नहीं है कि सर एथिक्स का आंसर एकदम टू द पॉइंट हो जैसे मैथ का होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर मान लो मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया एसएसबी सीडीएस में कि सर ये माचिस है, ये AK-47 है, ये तलवार है, आपको वार हुआ है, बॉर्डर पे है, इसमें से कौन लीजिएगा, एक आपके पास ऑप्शन दिया गया। मान लो मैंने बोल दिया माचिस, जो कि बोला भी था। अब माचिस बोला, सडनली वो सोचेगा। अब आपने माचिस बोल दिया, बोला माचिस लेके क्या करोगे, तो आप बोलो नहीं सर राइफल है, उठा लेंगे। सर आप समझ रहे हैं, एक बार जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं कि सर ये उठा रहे, तो आप उसका यूज करिए। अब उसका यूज कैसे करना है, ठीक है सर मैं क्लॉथ लूंगा, आग लगाऊंगा, उसको यूटिलाइज करके बॉर्डर को ढक लूंगा और मैं अपने आप को सेपरेट करके थोड़ा टाइम मिल जाएगा। तो सर हमारा वो लॉजिक है। तो एक चीज को जो आप ले रहे हैं उसको लॉजिकली आप यूज कैसे करेंगे, वो एथिक्स है। एथिक्स में कोई बना बनाया आंसर नहीं आता है कि हाँ जी ये रहा व्हाट इज पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का आंसर दे दिए, हो गया। एथिक्स में अगर आपने राइफल उठाया तो राइफल को लॉजिकली जस्टिफाई करिए कि आपने राइफल क्यों उठाया है। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर आपने माचिस उठाया तो लॉजिकली बताइए कि क्यों उठाए हो आप माचिस। मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहां केस स्टडी में सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग, और जो लोग बोले ना कि जो नकाब पहने रहते हो नकाब बाहर आ जाता है, आप जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए सर यहाँ पे केस स्टडी ऐसा जिसका कोई आंसर ही नहीं होता है, अलग अलग केस दिया हुआ है, उस केस में आपको अपना अपना सॉल्यूशन और नजरिया बताना है और यहीं पे आप पकड़े जाते हैं। इसीलिए सर सबसे पहले अब आईएएस में जिस तरीके से प्रीलिम्स के में पेपर में सीसेट का पेपर पहले चेक होता है, वैसे ही सर जनरली आईएएस के पेपर में पहले एथिक्स का होता है। बुझा रहा है सर कि पहले ही आप डीओजी हैं कि कौन जी हैं, पहले ही पता लग जाएगा, उसके बाद दूसरा कॉपी आपका चेक होगा नहीं होगा। मेंस में कॉपी चेक आपका सब होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए क्योंकि सारे सब्जेक्ट के मार्क्स उसमें काउंट होते हैं। सीसेट का पेपर में अगर आप क्वालिफाई नहीं किए, प्रीलिम्स पेपर आपका चेक ही नहीं होगा, वहां क्लियर कट है। लेकिन यहाँ मेंस के सारे सब्जेक्ट चेक होंगे, लेकिन सर डिपेंड किस बात पे कर गया, एथिक्स। और सर आधा से ज्यादा जनता को तो एथिक्स का ई भी नहीं पता रहता है। इंटरेस्टिंग बात यह है, उनको तब पता चलता है सर जब हम बताएं। अरे मतलब एक बात बता रहे हैं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं ही सर ये प्रॉब्लम मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं सिर्फ ये बदलाव लाना चाहता हूं कि जीवन में खाली जनरल कंपटीशन मत सोचो भाई, सबसे खतरनाक है आपके लिए भी और समाज के लिए भी। ऑलवेज थिंक एबव द सर लिमिट, हमेशा सोचो, हारो गिरो पड़ो जो हो, पूरा दम लगा के वहां तक सोचो, उसी हिसाब से मेहनत करो। हम लोग सोच लेते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते हैं, समझ रहे हो सर। ये आपको चेंज करना पड़ेगा परसेप्शन, नहीं तो आपका फ्यूचर जनरेशन भी खराब हो जाएगा। तो एथिक्स सर आपको एक पर्सन की तरह इतने कन्वर्ट कर देगा अलग अलग रास्तों में कि सर आपको बिलीव भी नहीं होगा कि आप वही पर्सन थे या नहीं थे। और सर इतने जो सिलेबस के पार्ट को जो अच्छे से पढ़ा होगा ना अभी तक आत्मसात करके, जो सर रात में सोने से पहले 15 मिनट 20 मिनट कहीं भी अकेले आंख बंद करके सोच ले क्या क्या पढ़े हैं। तो ये आयर रहा, आयर में क्या क्या था, नेपाल, ये सोच लिया। फिर आंख बंद करो, फिजिकल ज्योग्राफी में सोचो क्या था, तो पहले लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, फिर इंटीरियर, फिर रॉक, फिर उधर गए क्लाइमेटोलॉजी, फिर ह्यूमिडिटी, ये सब कुछ, फिर ओशिनोलॉजी रिवाइज किया। अब उसके टॉपिक्स में जब आप रिवाइज करोगे सर 20 मिनट में आधा घंटा में पूरा कैप्चर हो जाएगा। पॉलिटी में क्या पढ़े सर, थीम ऐसे था, लॉ क्यों बड़ा है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट, फिर आगे बढ़ता चला गया। पार्लियामेंट से पहले फिर क्या, सिटीजनशिप, प्रीएम्बल, फिर उसके बाद अलग स्टेट। सर इस तरह से जब आप करोगे ना तो आपको एक आइडिया लगेगा। सुन रहे हो सब कि सो गए? ठीक है सर। तो अब ये चीज अगर आप आंख बंद करके करोगे तो इजीली हो जाएगा। आंख खोल के करोगे, मैंने बोला ना जीवन में कभी नहीं होने वाली, इस तरह थोड़ा आंख बंद करके काम किया करिए। अब वो पूरा सब्जेक्ट्स को यहाँ पे मिक्सअप करके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब आप पहले क्या क्या लिख लेना, ध्यान से समझ लेना। एथिक्स 250 नंबर का है, 130 नंबर आपके उसमें 12 से 13 क्वेश्चन आएंगे सर, इसके बिना यूपीएससी नहीं होने वाला है। दूसरी बात, 6 क्वेश्चन आपके आएंगे जिसमें केस स्टडी होगा, 20 नंबर का केस स्टडीज है। तो आप आइडिया लगा लीजिए कि केस स्टडी कितना इंपॉर्टेंट है।
जबकि टर्मिनोलॉजी वाला लगभग लगभग 10 नंबर 15 नंबर का पूछ लेता है। तो डिपेंड करता है कि 12 से 13 है तो अपने हिसाब से पूछ लेगा। जनरली यही पैटर्न होता है, यही पूछता है। ठीक है जी। अब उसके आगे आएंगे तो दो बात और मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि सर अगर आप तैयारी किसी भी चीज का कर रहे हो, आपका एग्जाम अगर नहीं निकला है, नहीं निकल रहा है, तो मैंने बार बार बोला आसान सबसे क्या है, दूसरे के ऊपर थोप देना। लेकिन सर इधर अगर थोप लीजिएगा अपने पे तो काम आसान हो जाएगा। एथिक्स आपको बखूबी सिखा देगा कि सर जीवन में आपके साथ जो हो रहा है उसके जिम्मेदार कौन है, सिर्फ और सिर्फ आप हैं। सिर्फ आपका थॉट प्रोसेस, आपका सोच, आपका कैरेक्टर। अगर आप गरीब हैं, मतलब पैदा लेना आपके हाथ में हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर 30 साल तक भी अगर आप गरीब हैं, सेम स्थिति में हैं, तो जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। अगर आपकी लाइफ अभी भी ठीक नहीं हो रही है, सिर्फ जिम्मेदार आप हैं। और ये एथिक्स आपको सर आराम से अनडाउटली दिमाग में बैठा देगा कि सर क्यों है, कैसे है, सबका पर्सपेक्टिव है। ठीक है जी। तो एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा बस ये मकसद है। और आप लोगों को पहले बता चुका हूं, एथिक्स जिसको एग्जाम नहीं भी देना है या देना भी है वो भी पढ़ लीजिएगा साहब, क्योंकि लाइफ आपका बहुत बेस्ट हो जाएगा, ये गारंटी है। ईमानदारी से पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर एथिक्स को इतना डिस्क्राइब करने के बाद अब आपको पता चल गया हो कि इंपॉर्टेंस क्यों है। ठीक है। बहुत बच्चे सोच रहे हो कि एथिक्स पढ़ा रहे हैं, बीपीएससी का हमको तैयारी करना, एथिक्स बता रहे हैं। वही बोले कि जब तक वो समझेंगे तब तक बीपीएससी भी लिमिट खत्म कर दिया रहेगा। मेरी बात समझ, जब तक उनको समझ आएगा बेवकूफ गधों को कि सर क्यों पढ़ा रहे हैं, बीपीएससी में काम नहीं है। मैं वही बोला, पागल तो अपन है नहीं कि आपके इतने पैसे में और कितने कम पैसे में मैं सब कुछ आपको बता रहा हूं। तो बेवकूफ आदमी तो है नहीं। और अगर आपको बेवकूफ लगता है तो फिर हम क्या ही बताएं, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तो लॉजिकली सर सब चीज का इंटरलिंक्ड है। वो पता कब चलता है, अधिकतर बच्चों को हमको खाली प्रिय ना देना है जी, प्री खाली निकाल लेते, उसके बाद तो सारा स्टेटस लगा के एकदम गर्दा मचा देंगे, दहेज पे दहेज, हमारा बेटी बेटा निकाल दिया। बेटी को तो दहेज नहीं मिलेगा, लेकिन बेटी गांव में गर्दा जरूर मचा देगी। गवर्नमेंट कम से कम 50,000 तो दे ना देगा जी। जो लोग सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे बेस्ड है, गारंटी बता रहा हूं कभी रिजल्ट नहीं आएगा। प्री का आना ही नहीं है। तुम ले लो, सुबह सुबह बोलोगे सर क्या लिख के दे रहा हूं ऑन कैमरा। जो सिर्फ ये सोच रहा है कि प्रीलिम्स बस निकल जाए, मेंस संभाल लेंगे, गारंटी देते उसका कभी प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। सीधा लॉजिक सा सोचना है। मेंस का तैयारी है सर पूरा इंटरव्यू तक फाइनल करके, मेंस तो निकालेंगे, प्री निकल जाएगा। जो ये सोच रहा है खाली प्री निकलो तो ना भौकाल मचा देंगे गांव में, लिख के ले लो, कभी नहीं निकलेगा सर। अधिकतर लोग हैं, एक आदमी नहीं है, अधिकतर लोग इधर इसीलिए क्यों नहीं निकल रहा, इतना पॉपुलेशन होने के बाद मेहनत तो करता है सब, आपको राय भी देगा, है नहीं पढ़, चलो हम बताते हैं कहाँ पढ़ना है, क्या करना, खूब राय भी देगा। उससे पूछो बेटा एज कितना हुआ, 28, एक बार कहा नहीं निकला भाई प्रीलिम्स। तो सर लॉजिकली आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि आपको हर चीज का एक सडन अमाउंट का हर जगह लिमिटेशंस है। और ये मैं लास्ट में पढ़ाने का एक ही कारण है एथिक्स का, क्योंकि सर जब तक आपको जीएस का समझ में ना, क्योंकि इसमें पता है क्या है, अभी मैं बताऊंगा इसमें मनी लॉन्ड्रिंग कहां पढ़ाया था बताओ। कल इंटरनल सिक्योरिटी में 2-3 रोज पहले मैंने डिस्कशन किया था, मनी लॉन्ड्रिंग और प्रिवेंशन कैसे करें। इंडिया में करप्शन है तो करप्शन के रेट में इंडिया को कैसे रोकें, उसके लिए एथिक्स का डिमांड। सर पॉलिटी में, गवर्नेंस में, अगर पार्लियामेंट में अगर नेता का डिस्कशन ठीक नहीं हो रहा है तो एथिक्स कैसे ठीक करें। अब ये सारा कुछ केस स्टडी में आ रहा है। अब आपको पॉलिटी में, पार्लियामेंट, पीएम, एमएलए सब पता ही नहीं है तो क्या फिर घंटा आप सजेशन देंगे। इस वजह से एथिक्स को एट मोस्ट लास्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है जी। क्या सुना मेरी बात, तो प्लीज काइंडली ध्यान से समझिएगा। ठीक है। और सब किसी को भी बोला एक तराजू पे नहीं तोल लेंगे, बोला ना कोई एक आदमी आता है और इतिहास रच के चल जाता है, वो हम ही हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, ये दिमाग में रखिएगा। जो पूरा का पूरा सा सिस्टम बदल के रखेंगे नहीं रखेंगे, हमको उस पर बिलीव नहीं है। इतना जरूर बिलीव है कि नजरिया तो जरूर है बदल देंगे, गारंटी है सर। और वो नजरिया बदल जाएगा, 2 मिनट, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बाकी जो हरामखोर इसमें आए हैं, ठीक है, कि हमको बदलना ही नहीं है, तो उनको तो भगवान भी नहीं बदल पाए, तो हम क्या ही बदलेंगे। ठीक है जी। आगे आइए। एथिक्स में लिखिएगा टोटल थीम, हम इसको अलग अलग कैटेगराइज करेंगे। देखिए मैं थीम इसमें जानबूझ के कैटेगराइज किया हूं अपने हिसाब से, ताकि आप लोग के लिए आसान हो। अदरवाइज मैं पर्सनली थीम वाइज में नहीं ना पढ़ा हूं, ना ही मैं कभी मतलब इस तरह का कुछ किया हूं। आपको थीम करने का कारण है, आपको एक माइंडसेट मिल जाएगा कि मेरा इतना पढ़ना है, इस हिसाब से इजी लग जाएगा। इस थीम के अलावा कोई और चीज बचता भी है तो सर लास्ट थीम में मैंने इसीलिए वो रखा है, थीम मान लो 6 या 7 में, कि जो भी चीज बचेगा उसमें आराम से उसको ऐड ऑन करके आराम से काम कर लेंगे। ठीक है, कि कुछ बचेगा ही नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव होगा पूरा ये एथिक्स। तो सर आपको इसमें आपको खुद रीड करना पड़ेगा बहुत सारा कुछ, और फिर हमारा तो काम जहाँ है, जैसे एटीट्यूड को समझाना, इमोशनल इंटेलिजेंस, आईक्यू क्या है, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग ले, डिसीजन कैसे लें, ये सब कुछ आपको मैं बता दूंगा। बाकी जो इजी है वो आप खींच लीजिएगा। चलिए जी, तो पेन कॉपी निकाल लीजिए, रेडी हो? जोर से बोले, ऐसे नो। तो थीम 1 लिखिए,
इसी बात पे। सबसे फर्स्ट थीम 1। आज क्लास थोड़ा सा कम पढ़ाऊंगा मैं, थोड़ा कम, और जब मैं कम बोलूं तो थोड़ा सतर्क रहना। तो थीम 1 में आप लिख लीजिए पहला, आप लोग पूरा लिखिएगा, T1 आप मत लिख लीजिएगा। देखिए मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं T1 लिख सकता हूं, आप सिंपल सा बात है थीम 1 पूरा लिखिएगा, ठीक है। थीम 1 में लिखिएगा एथिक्स। पहले तो उसको जानेंगे एग्जैक्टली एथिक्स है क्या, ठीक है जी। तो पहला थीम हो गया एथिक्स। दूसरा ह्यूमन इंटरफेस, ह्यूमन इंटरफेस एंड ह्यूमन वैल्यूज, एथिक्स कॉमा देके इसी में थीम। मैं अलग अलग चाहता तो इसको भी 10-12 को थीम कर देता, 15-20 को, लेकिन इसी में लिख लेना एथिक्स। एथिक्स के बाद ह्यूमन इंटरफेस, ह्यूमन इंटरफेस एंड ह्यूमन वैल्यूज, जो कि आजकल नहीं है। बहुत कुछ सिखाएगा ये, गजब किस्म के लोग हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, आप लोग बुरा नहीं मानना, लेकिन सर मैं भी यही कहूँ मैं, लेकिन सर जितने दिन से मैं यहाँ हूँ बहुत कुछ सिखा दिया है सर, पढ़ाते पढ़ाते बहुत जल्दी सीख लिया हूँ मैं। और थैंक्स टू द बच्चे जिन्होंने सिखा दिया मुझे। डिफरेंट कैटेगरीज के बच्चे मिलने का फायदा ये भी है कि हम सीख जल्दी लेते हैं ना, शायद उसको सीखने में टाइम लगता है। मतलब इतना जल्दी सीख गया हूँ कि मैं समझ गया हूँ कि हाँ यहाँ पे क्या लॉजिक चलता है, क्या पकड़ना है। पैसा कमाना यहाँ बहुत ईजी है, मैं बता देता हूँ, बहुत ईजी। बच्चों को इस तरह से मूर्ख बना के आराम से, बहुत ईजी है, समझ रहे हैं। और ये बच्चों को भी समझ में आता भी नहीं है, उनको पता है कब समझ में आता है, जब उनका रिजल्ट नहीं निकलता है ना तब समझ में आता है। बेवकूफ़ है सब, और वो भी इसलिए क्योंकि सर वो किसी टीचर से नहीं पूछा, वो किसी गधे स्टूडेंट से पूछ लिया। सीनियर का जिम्मेदारी बहुत बड़ा होता है सर। जैसे दिल्ली में अगर मैं मान लो रहा हूं तो वहां पे एक सीनियर जो होता है सर, वो बड़े अच्छे ढंग से पेश आता है। हर कोई नहीं, लेकिन कुछ ऐसे सीनियर्स है जो बड़े अच्छे से पेश आते हैं। मैं पर्सनली ये फील करता हूं कि भाई सीनियर्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप भाई हैं घर में तो सर बहुत बड़ा रोल है आप पे, और अगर आप सीनियर्स हैं अपने कलीग्स में, हॉस्टल्स में, तो बहुत बड़ा रोल है। आपको सही बताना होता है उसको। सीनियर्स कभी मिसगाइड नहीं करे सर। सीनियर्स पर्सनल, अगर वो कोई आपसे पूछने आता है तो या तो आप उसको बताओ मत, सीधा बोल दो तू सोच, आराम से पढ़ देख ले, या फिर आप कंप्लीट। यहाँ के सीनियर्स क्या पता है, एवरी पर्सन इन इंडिया नहीं सर, एवरी पर्सन इन इंडिया इज ए डॉक्टर तो अलग है। बिहार का एक नया हमने फंडा बनाया है, एवरी पर्सन इन बिहार इज एडवाइजर। और सर वो नेक्स्ट लेवल का एडवाइजर है, जिसके खुद पे कोई काम लागू नहीं होता है, दूसरों को लागू करवाएगा कि चल हम ले चलते हैं। सर पहला थीम है ह्यूमन इंटरफेस, ह्यूमन वैल्यूज, और सबसे पहले उसमें है एथिक्स। एथिक्स का पूरा ब्रॉड मीनिंग समझेंगे कि सर एथिक्स से है क्या ये। दूसरा थीम 2, थीम 2 में लिखिएगा एथिकल आइडियाज ऑफ इंडियन फिलोसफर, कि इंडिया के फिलोसफर कुछ हैं, उन फिलोसफर का क्या क्या एथिकल आइडियाज है। यानी कि एथिक, और बिना देखे लिखने की भी कोशिश करिएगा। अभी तक कम से कम इंग्लिश का उस लेवल तक तो कम से कम समझ में आ ही गया होगा कि कम से कम लिख सकते हैं, ठीक है जी। एथिकल आइडियाज ऑफ इंडियन फिलोसफर, एथिकल आइडियाज ऑफ इंडियन फिलोसफर। और मैं ऑलरेडी नोटिस दे चुका हूं 30 तारीख तक जो लोग भी नहीं आएंगे ग्रुप से मैं एग्जिट कर दूंगा, मैं बता देता हूं पहले। और जो लोग को आना है पूरा कंप्लीट पेमेंट करके आना होगा, नहीं तो मैं अलाउ किसी को नहीं करूंगा, चाहे वो कभी के हो चाहे कभी नहीं हो, ठीक है। बहुत हो गया प्यार से, बहुत बच्चों को प्यार से समझा लिए ना, तो प्यार से समझाने का उनको कुछ ज्यादा ही समझ लिए हो, समझ रहे, कुछ अलग ही समझ लिए प्यार से समझाने का मतलब। तो पहले वही मैंने बोला था, फिर रिपीट कर देना। 30 तक जो लोग नहीं आएंगे सर उनको मैं ग्रुप से निकाल दूंगा। हाँ पर्सनली आपको जब कभी पूछना होगा आराम से पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आके पर्सनली मिल लीजिए, हमेशा अवेलेबल है अपन। बट अगर आप नहीं आएंगे ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। और दूसरी बात, आपको अगर आना है तो पूरे के पूरे कंप्लीट पेमेंट करके आना होंगे, ठीक है जी, नहीं तो उसके बाद काम नहीं होगा। कोई दिक्कत किसी को इसमें? नो सर। तो सर आगे इसमें है कि एथिकल आइडियाज ऑफ इंडियन फिलोसफर। जानते हैं प्यार से सुनाने के बाद पता है सामने लोगों को क्या लगने लगता है इधर, कि लग रहा है ना इनको काम है हमसे, समझे ना। प्यार से कुछ बच्चों को बता दिया गया तो उनको लगता है कि हमसे काम है। अरे भाई क्या बताया जाए तुमको। फिलोसफर एंड एक और इसी में एथिकल आइडियाज ऑफ इंडियन फिलोसफर एंड रिलीजन, धर्म। मतलब सर अब धर्म में क्या क्या, मान लीजिए जैसे इसमें क्या है कि जैनिज्म हमको क्या सिखाता है, बुद्धिज्म क्या सिखाता है, हिंदुइज्म क्या सिखाता है, और ये सारा कुछ सर ऑलरेडी मान लो एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने आपको जैनिज्म और बुद्धिज्म पढ़ा दिया। अब जैसे ही मैंने पढ़ा दिया सर उसका पूरा का पूरा निचोड़, उसमें भी क्या एक टॉपिक था लास्ट में, इसका क्या प्रभाव और इससे क्या समाज पे सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव। अरे समझ रहे हैं, उसका सर एथिक्स में दिया हुआ है। यानी कि हमें पढ़ना है कि इंडियन फिलोसफर का और प्लस रिलीजन का क्या एथिकल डायलेमाज है और हम उससे क्या चीज सीख सकते हैं। यहां तक पहले क्लियर है।
इसी में एक और लिखिएगा, इसी थीम में, एंड लिखिएगा कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर। सर पश्चिमोत्तर यूरोपियन फिलोसफर का भी सर जिक्र है। हम जब वेस्टर्न बोल रहे हैं तो समझ रहे वेस्टर्न, वेस्टर्न कॉमोड जानते हैं ना, वेस्टर्न टॉयलेट भी जानते होंगे, ठीक है, बैठ के सर। अब सर वेस्टर्न टॉयलेट के सिंपल वेस्टर्न का वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, वेस्टर्न का वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि सर फॉरेन यूरोपियंस इन सारे कंट्रीज को हम लोग जिक्र कर रहे हैं। हम जहां पे इंडिया में अवेलेबल उससे वेस्ट में जाइएगा तो कौन, साउथ अमेरिका, अरे सब कुछ उधर मिलेगा, ऑलमोस्ट कुछ यूरोप का पार्ट मिल ही जाएगा आपको, ठीक है जी। फिर उसके बाद अमेरिका है, सब साउथ अमेरिका है, सब कुछ वेस्ट में, इसलिए हम लोग वेस्टर्न कंट्री डायरेक्टली बोल देते हैं, पश्चिमोत्तर देश, ठीक है जी। एक मूवी है पूरब और पश्चिम, कोई देखे होंगे तो ठीक है, अब देखिएगा उसको, एग्जैक्ट उसमें बहुत अच्छा है, समझ रहे मेरी बात। उसमें बताया गया है कि एग्जैक्ट क्या डेफिनेशन है, एथिक्स का मीनिंग क्या है समझिए। तो एथिक्स के मीनिंग में मैंने थीम 1 में क्या बोला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स, ह्यूमन इंटरफेस, ह्यूमन वैल्यूज। थीम 2 मैंने बोला एथिकल आइडियाज ऑफ इंडियन फिलोसफर एंड रिलीजन एंड वेस्टर्न कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ, सॉरी क्या लिखा हूं, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न मोरल थिंकर्स, मोरल थिंकर्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न मोरल थिंकर। अब इसमें भी वेस्टर्न मोरल थिंकर्स अगर है मान लीजिए, तो वेस्टर्न मोरल थिंकर में कौन कौन है, क्योंकि सर बहुत सारे थिंकर्स हैं, हमें सबका पढ़ पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, तो कुछ ऐसे ऐसे थिंकर्स हैं जो बहुत बड़े हुए, जिनके बारे में हमें पढ़ लेना है पहले। तो पहला नाम इसमें लिख लीजिए सॉक्रेट, ठीक है सर, इस जिसको हिंदी में सुकरात बोलते हैं, कि सुकरात के फिलोसफी ने सुकरात ने ये बोला। तो पहला है सॉक्रेट्स, दूसरा प्लेटो, दूसरा है प्लेटो PLATO, थर्ड एरिस्टोटल, एरिस्टोटल जिसको आप लोग अरस्तु भी बोलते हैं, एरिस्टोटल। फोर्थ इमैनुअल कांट, फोर्थ इमैनुअल कांट, इमैनुअल कांट हो गया जी। फिफ्थ, फिफ्थ जो लिख रहा हूं उसको लिख लेना, ये एक टर्म है जो कि उन्होंने अलग अलग दिया था, जैसे स्टोइसिज्म क्या है वो तो अपना आगे देख ही लेंगे, स्टोइसिज्म नाम है उन्हीं के ऊपर है, उन्होंने अपना एक अलग अलग दिया था। उसके बाद यूटिलिटेरियन, यूटिलिटेरियन का थ्योरी क्या है, जैसे एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड वांट्स टू बी हैप्पी, मैक्सिमम लोग हैप्पी रहना चाहते हैं बट दे कांट, तो क्यों है उस थ्योरी में बताया गया है, यूटिलिटेरियन, ठीक है जी। उसके बाद एक और लिख लीजिए इसमें, लास्ट एक लिख लीजिएगा एपिक्यूरियनिज्म, एपिक्यूरियनिज्म, ठीक है। और शब्द से घबराएंगे नहीं, ठीक है। अब तो इतना हिम्मत आ ही गया ना कि संभाल लेंगे, इतना हिम्मत संभाल, जब सर आप पॉलिटी और वो सब संभाल लिए, मजाक बात है, आप सर पॉलिटी का डेप्थ संभाल लिए, फिजिकल ज्योग्राफी संभाल लिए, आईआर संभाल लिया है आप, तो सर अब आपको समाप्त, तो खुश रहो जी, अब तो लास्ट स्टेज में है, तो जीवन संभाल लेंगे अब तो, मेरी बात है समझ में आ रही है, बस रिजल्ट दे देना। बार बार बोल रहा हूँ मैं, युवाओं में पेशेंस कम है, वो सब रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। सर आप प्रोसेस पे ध्यान रखते रहना अपना, कि हमारा प्रोसेस आज डे बाई डे कैसा चल रहा है। अगर हमने बोला कि 1 तारीख तक ये काम करना है, 3 दिन ये 3 दिन है, तो उस प्रोसेस पे ध्यान रखना कि हम काम कर कैसे रहे हैं, जल्दीबाजी मत निपटाना। एक जगह अगर 1 तारीख की जगह पे 3 तारीख हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कोशिश तो करो 1 ही तारीख तक, लेकिन सर 1 के 3 हो जाए वो ठीक है, लेकिन नोट्स आधा स्किप करके मत आगे बढ़ जाइएगा। अगर ये गलती की है तो सर खामियाजा फिर आपको भुगतना पड़ेगा वहाँ। तो काइंडली अगर आप, और मुझे बिलीव है ना कि आप लोग की जितनी एनर्जी है अभी, जितनी पोटेंशियल है सर, अगर 3-4 रात अगर निकाल दिए, अगर जम के सोच के निपटा ही देना है, कसम से बता रहा हूं हो जाएगा। और सर बिना रात जागे किस्मत जागती नहीं है, मैं पहले बता दूं। आपके पास जितना वक्त है उसने वक्त में बहुत कुछ होगा नहीं, हमेशा कम पड़ेगा, हमेशा ही कम पड़ेगा, हमेशा कुछ ना कुछ शिकायत होगी। वही मैंने बोला, इसी वक्त में कोई आदमी कर जाता है, इसी वक्त में कोई नहीं करता है। आपको भी करना है तो सर वही डायलॉग, बिना रात जागे किस्मत जागती नहीं है, आपको जागना पड़ेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, रात जाग के आप कर क्या रहे हैं, काम होना चाहिए सर, नहीं तो पता चले कि बस गाना सुन रहे हैं और मूवी देख लिए तो हो गया सर, कल आके सर आज रात भर जागे हैं सर, तो बाय गॉड उसके बाद अब क्या ही बताए भगवान आपका भला करे। तो सर ये टोटल हमने थीम 2 में एथिकल आइडियाज, और ऐसा ही क्लास थोड़ा नॉर्मल चलेगा, ठीक है जी, आराम से आज थोड़ा नॉर्मल चलेगा, उसके बाद भाग जाएगा क्लास तेजी में अपने आप। एथिकल आइडियाज ऑफ इंडियन फिलोसफर एंड मोरल थिंकर्स, उसमें वेस्टर्न मोरल थिंकर्स, उसके अंदर मैंने आपको बताया कौन कौन से नाम है, नाम जरा रिपीट कर लिए मेरे साथ एक बार। फर्स्ट नाम क्या था, सॉक्रेट्स, सेकंड प्लेटो, थर्ड एरिस्टोटल, फोर्थ इमैनुअल कांट, फिफ्थ
स्टोइसिज्म, फिफ्थ यूटिलिटेरियन एंड सिक्स्थ एपिक्यूरियनिज्म। ठीक है, अब एपिक्यूरियनिज्म ये सारा कुछ टर्म समझेगा। थीम थ्री लिखिएगा, थीम थ्री में लिखिएगा लेसन्स फ्रॉम ग्रेट लीडर्स। थीम थ्री में लेसन्स फ्रॉम ग्रेट लीडर्स, महान नेता, लेसन्स फ्रॉम ग्रेट लीडर्स। ठीक है, तो थीम टू में नॉर्मली क्या बोला हूं मैं? पहला कोई बता दो जी, क्या बोले, हम भी भूल गए। एथिकल आइडियाज ऑफ इंडियन फिलोसफर एंड रिलीजन, एंड ध्यान रखा करिए और बातें मत किया करिए। और उसके बाद क्या बोला? वेस्टर्न मोरल थिंकर्स के बाद कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न मोरल थिंकर, और उसके बाद मैंने कुछ आपको टर्म्स बता दिया कौन कौन मोरल थिंकर। तो सबसे पहले सोक्रेट, प्लेटो, आपके एरिस्टोटल हो गए, उसके बाद इमैनुअल कांट हो गए, स्टोइसिज्म, यूटिलिटेरियन, एपिक्यूरियनिज्म। ठीक है, एपिक्यूरियनिज्म यहां तक ठीक है जी। आगे आते हैं लेसन्स फ्रॉम ग्रेट लीडर्स। और सर नेता, ग्रेट लीडर से हमें क्या सीखने को मिलता है? कॉमा, रिफॉर्मर, सुधारक, जैसे मान लीजिए स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी उसमें आते हैं, लीडर भी हैं। रिफॉर्मर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासनिक, जिनके पास नॉलेज हो। हम पढ़ ही उसी के लिए रहे हैं कि अच्छा प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेटर मतलब क्या होता है? प्रशासनिक। ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेटर। यहां तक क्लियर है? तो सर इसमें नाम कुछ जैसे रिफॉर्मर लीडर्स के नाम कुछ लिख सकते हैं आप, जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें नाम आप लिख लीजिए। पहला चाणक्य के बारे में, चाणक्य से हमें क्या सीखने को मिलता है, कॉमा, उसी में लिखते जाइए। राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, हाथ तेजी में चलाइए। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस कौन थे? विवेकानंद के गुरु। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस हो गया जी। राजा राम मोहन राय, चाणक्य, विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, एपीजे अब्दुल कलाम, कबीर, कबीरदास, जो कबीर के दोहे, कबीरदास, एपीजे अब्दुल कलाम, कबीरदास। ठीक है, उसके बाद और भी हैं एटसेट्रा। सर आप नाम देखो, नाम ध्यान से देखो, अपने आप में नाम ऐसा है ना कि आपकी लाइफ बदल के रख देगी। आप समझ रहे हो सर? तो वही मैंने बोला कि एथिक्स एक सब्जेक्ट नहीं है सर, एक पूरा फीलिंग है, एक भावना है जो आपको अंदर से पूरा बदल के रख देगा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो, डूब के पढ़ेंगे तो। हो गया जी, नाम लिख लिए होंगे सब। तो सर नाम जरा रिपीट करिए, क्या क्या है? चाणक्य, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, एपीजे अब्दुल कलाम, कबीर, और इसके अलावा सर अलग अलग जितने सारे सेक्टर थिंकर आएंगे जो पढ़ाने समय फ्लो में जो आते जाएंगे, सबके बारे में करते चलेंगे। लेकिन इतना हमें करके रख लेना है, एक आईएएस बनने के लिए सर आपको तीनों चीज में आपको गुण होने चाहिए। आपको एक प्रशासनिक गुण तो होना ही चाहिए सर, आपको दूसरा बात, एक सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आपको एक रिफॉर्मर होना ही चाहिए, सुधारक होना चाहिए। देखो सर, एक आईएएस के नाते सीधा सा बात मैंने बोला था आपको, आप लोगों के लिए बने हैं, आप लोगों के लिए बन रहे हैं, तो आपका भावना और जो भी आपका सेंसिटिविटी है वो लोगों के लिए होना चाहिए। अगर वो आपको लोगों के प्रति कुछ नहीं है, मैंने पहले दिन से बोला है कि लोगों के प्रति अगर भावना नहीं आता, उनको सर देख के कुछ नहीं आता कि चेंज करने के सब कुछ, तो फिर आप बने नहीं हैं। तो सर उस केस में आप यही करिए कि पहले भावना उस तरह से लाइए, लोगों के प्रति सद्भावना, उनको मदद करने वाला नेचर लाइए। अगर इस टाइप का मदद नेचर आ गया है तब सर आप तैयारी कर लीजिए। अगर नहीं है तो मैंने वही बोला, आईएएस की तैयारी इसलिए किया जाता है क्योंकि आप पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि सर आप बदल जाएंगे, एज ए पर्सन अंदर से बदल जाएंगे। यहां तक क्लियर है? थीम 3 हो गया ना, थीम 4 लिखिए। तो थीम 4 में लिखिए एथिकल डायलेमास। डायलेमा मतलब होता है दुविधा, कि अगर कोई चीज दुविधा में है तो सर आप उसका डिसीजन कैसे लें। यहां पे बहुत केस स्टडी करवा लूंगा मैं आपको, एथिकल डायलेमास। ठीक है जी, आगे एंड रिजोल्यूशन, अगर डायलेमा दुविधा हुआ है तो उसका सॉल्यूशन भी सर, एथिकल डायलेमास एंड रिजोल्यूशन। ठीक है,
एंड प्रोसेस ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग। और हम कैसा डिसीजन ले जो एथिकल हो, सभी के लिए अच्छा हो, इसी के आगे लिखना एंड प्रोसेस ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग, प्रोसेस ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी। और आप लोग को मैं पहले ही बता दे रहा हूं एक दो बात, जैसे अभी जो भी लोग पेपर दे रहे हैं वो मैंने उनको बोला है हिंदी लिटरेचर ऑप्शन में आप भर दीजिएगा, ठीक है। सुन रहे हैं साहब? करवाना मेरी जिम्मेदारी है, मैं बार बार बोल रहा हूं। मैं आपको, मान लो प्रीलिम्स हमें पहले फोकस कर लेना है। हम चाहते हैं कि प्रीलिम्स से पहले तक आपका पूरा जीएस का पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जो छोटा छोटा पार्ट है वो हम आपको करवा लेंगे, उसमें कोई तकलीफ आपको नहीं लेना है, ठीक है। कुछ लोग ही बोलेंगे, दिमाग में रखेंगे 22 दिसंबर 22 दिसंबर सर, 22 दिसंबर को स्टार्ट किए थे, 22 दिसंबर को खत्म होने वाला है ये। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको अभी वो सीधा सीधा फोकस उधर करना है। हमारे पास टॉपिक जो भी बचा है वो बहुत मिनिमम है, बहुत कम है, ज्यादा बिल्कुल नहीं है। मैं एक दिन 4 घंटे 6 घंटे खींच लूंगा, 4 दिन 5 दिन में आराम से कवर हो जाएगा। तो उसका तो आपको लॉजिक समझ में ऐसे भी आया हुआ है कि सर वो हम अपना खींच लेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको पूरा फोकस प्री पे रखना है, क्योंकि प्री के बाद फिर जो वक्त मिलेगा उसमें अपन है। उस प्री के वक्त के बाद भी हम आपको पूरा आराम से एक बार पूरा समाप्त करा लेंगे, फिर उसमें आपको पूरा का पूरा पार्ट करा लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सर आपको ये लॉजिक नहीं लेके चलना है कि आराम से खत्म हो गया, बस खत्म हो गया अब घर, ऐसा नहीं है सर। एग्जाम तक पूरा तोड़ फोड़ के रखना है, बस साथ आराम से रखना है, जब रुक गए टिकते रहना है। तो प्रीलिम्स के बाद अभी आप इधर फोकस करते चलिए, प्रीलिम्स के बाद जो मेंस का टॉपिक बचेगा उसके बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन है, खाली मेंस ओरिएंटेड डिस्कशन करना। हमारा जीएस कंप्लीट ही है सब। जब पूरा जीएस कंप्लीट है ना, देखोगे तो ऑलमोस्ट आपका सारा मेंस का भी बीपीएससी का ऑलरेडी तैयार है। इसलिए क्योंकि बीपीएससी में सर पॉलिटी आईआर मेंस में रहता है, ऑलरेडी आपका आईआर कंप्लीट है ऑलरेडी। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन रहेगा, वो आपको सर सीसेट के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा। जितना सारा उसका पेपर 1 2 मेंस का ऑलरेडी कंप्लीट है। हम बचा एक ऑप्शनल, मैंने वही बोला ऑप्शनल हम अपने हिसाब से आपको जितना टाइम मिलता है आराम से करा लेंगे, उसके लिए बहरहाल चिंता नहीं करें। मेरी बात समझ में आ रही है? ये नहीं कि सर 22 दिसंबर को बोले तब तो 22 दिसंबर हो गया सर, अब 23 दिसंबर होने वाला है। तो ही मैंने बोला सिलेबस तक अपना नाता नहीं है सर, नाता एग्जाम तक है, इसलिए आराम से रहिएगा। चलिए आगे आते हैं। ये लिख लिए थीम 4, किसी को कोई दिक्कत? थीम 4 के बाद थीम 5 लिखिए। इसमें लिखिएगा इमोशनल इंटेलिजेंस, थीम 5 इमोशनल इंटेलिजेंस कॉमा, उसमें लिख लीजिएगा एप्टीट्यूड। देखिए एप्टीट्यूड अलग होता है, एटीट्यूड अलग होता है, ये बताएंगे सब क्या है। एप्टीट्यूड ये सब साइकोलॉजिकल वर्ड है। एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्वेंट। फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्वेंट मतलब कि आईएएस के लिए और क्या क्या ऐसे वैल्यूज हैं जो फॉलो करना उचित है, जो चाहिए। फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्वेंट, या हाँ लिख लीजिए। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल, फाउंडेशन लिख लीजिएगा ना। फाउंडेशन जन्मे करते हैं आप, जो तोप पे लीपा पोती होता है फाउंडेशन। फाउंडेशन का यहाँ भी निकल है, उसमें सर ए लगा लीजिए, नेशनल कर लीजिए, फाउंडेशनल हो जाएगा, बात खत्म। फाउंडेशन तो सब लोग सर यूज करते ही है, बहुत लोग यूज नहीं करते हैं सर। काला से गोरा बनने के लिए भी शायद फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं, मुझे जहां तक पता है। बाकी मैं जो फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ वो बेस की बात कर रहा हूँ, है ना। ठीक है जी, क्योंकि अभी वेडिंग सीजन चल रहा है तो भी खूब लीपा पोता ही चलबे करता है। ऐसा थोप लिया सर सामने वाला पहचाने में नहीं आ रहा है, तू बड़ा मर्द है। और सर क्या बताए, मतलब गजब हाल है। अरे नेचुरल रहिए, नेचुरल आईएएस में बहुत काम आता है, लाइफ में भी काम आएगा। नहीं तो लोग आपको बोलेंगे बनावटी है, समझे सर। नेचुरल रहिए, आप जितना नेचुरल उतना ग्लो करिएगा, कॉन्फिडेंट रहिए। और सर अगर आप चाहते हैं कि नेचुरली कॉन्फिडेंट रहना है तो एक ही तरीका है सर, एथिक्स के अकॉर्डिंग नॉलेज आपको चाहिए। नॉलेज आपको सर चाहिए, जैसी नॉलेज आएगा ना सर आप अंदर से खूबसूरत होंगे। व्हेन ए पर्सन बाय हार्ट बिकम्स ब्यूटीफुल ही ग्लोज ब्यूटीफुली। अगर वो दिल से ब्यूटीफुली हो रहा है ऑटोमेटिक उसके चेहरे पे ग्लो। सर आप नॉलेज लोगे ना, दूसरा सामने वाला देख के कहेगा ये ऐसा क्या कर रहा है भाई, समझ रहे। आप सिर्फ अपने थॉट्स लड़ रहे, इसलिए आपका चेहरा ना ऑटोमेटिक। कुछ लोग परेशान होते हैं सर कि पिंपल्स निकल गए, कभी ये दवा फलना फलना चिलना कर। हम आपको सर बहुत ऑथेंटिक बता रहे हैं एक बात, नॉलेज खाली लेते रहो, पूरा पिंपल्स गायब हो जाए, हम गारंटी बता रहे हैं। आपका पॉजिटिव थॉट कर लो सर, पूरा का पूरा गायब होगा, आई कैन गारंटी यू। बाकी एक पॉइंट ऑफ एज में जो होता है वो तो होगा, वो ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, उसमें कोई उसके लिए करना नहीं होता। लेकिन लोग क्या है सर, घड़र रहा है, समझ रहे, कोई कोयला, कोई सा नींबू,
अरे आपको पता है सर नेचुरली, इसलिए मैंने बोला कि अब्दुल कलाम ने क्या बोला, आई एम नॉट हैंडसम, बट इफ आई पुट माई हैंड ऑन समवन देन ही विल बिकम मोर देन हैंडसम। तो सिंपल सा लॉजिक क्या है, बिकॉज ही हैज अ नॉलेज। और आपको समझ में आ मेरी बात, सर एथिक्स में यही सिखाना है। अगर आप जितने अच्छे से जितने तौर तरीके से आप नॉलेज लेते जाएंगे सर, आपका चेहरा ग्लो करते जाएगा। आपको उसके लिए कोई बादाम उदाम खाने की जरूरत नहीं, ना फाउंडेशन रगड़ने की जरूरत है। आप रिलैक्स रह के सर आराम से नॉलेज लीजिए सर, और थॉट को अच्छा रखिए, और लाइफ में अप्रोच एक रखिए, व्हाट कैन आई गिव, मैं क्या दे सकता हूं, व्हाट कैन आई टेक है अगर, तो सर आपका कुछ नहीं होगा। समझे, सब लोग लेने पर लगे हैं, सब लोग रिजल्ट लेना है, रिजल्ट करना ही करना। हमेशा ध्यान रखिए व्हाट कैन आई गिव, हम दे क्या सकते हैं। अगर आप दे सकते हैं कुछ तो सर इंटरेस्टिंग बात है, आपका फायदा हो जाएगा। एथिक्स सर बहुत मजे से आएगा, बोर तो नहीं हो रहे हो, बहुत कुछ सिखाएगा सर, बहुत कुछ, बाय गॉड बहुत कुछ। आगे आइए, थीम 5 लिख लिए क्या? थीम 5 में क्या लिखे बताइए? इमोशनल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्वेंट। ठीक है जी, थीम 6 लिख लीजिए। थीम 6 में लिखिए प्रोबिटी इन गवर्नेंस। प्रोबिटी मतलब होता है सत्यनिष्ठा, हम कैसे गवर्नेंस में सत्यनिष्ठा लाएं, प्रोबिटी इन गवर्नेंस। और मैं पॉलिटी के फर्स्ट क्लास में गवर्नेंस आपको बताया था, याद है किसी को? क्या बोला था गवर्नेंस? सरकार के प्रॉब्लम को या पब्लिक के प्रॉब्लम को? सर सीधी सी बात है कि मैंने आपको बोला था पॉलिटी अलग है, गवर्नेंस का सिंपल मीनिंग है जब आपको प्रॉब्लम होता है तो सर जो गवर्नमेंट है उसका सॉल्यूशन जो उसको दे, उसको क्या बोल रहे हैं? गवर्नेंस। तो यहां लिखा हूं प्रोबिटी इन गवर्नेंस। प्रोबिटी मतलब होता है सत्यनिष्ठा। आखिर गवर्नेंस में सत्यनिष्ठा लाए कैसे? मतलब कि सर विधायक जी से आप फंड मांगने गए तो विधायक जी कह रहे हैं हमको क्या मिलेगा, बुझा रहा है? यानी कि विधायक जी का पहला क्वेश्चन है कि हमको क्या मिलेगा तुमको फंड देंगे तो सर ये जो है ना उस चीज को कैसे आप ठीक करेंगे, वो है प्रोबिटी इन गवर्नेंस, कि सर सत्यनिष्ठा लाके ईमानदारी से आप अपना काम करिए। आगे कॉमा, प्रोबिटी इन गवर्नेंस कॉमा, चैलेंजेस ऑफ करप्शन। इतना करप्शन का चैलेंज है सर अभी, उसको ठीक कैसे करेंगे एज एन आईएएस ऑफिसर आप? चैलेंजेस ऑफ करप्शन, चैलेंजेस ऑफ करप्शन समझ रहे हैं कि करप्शन का प्रॉब्लम, चैलेंज मतलब नहीं समझते हैं क्या? चैलेंज मतलब होता है प्रॉब्लम। तो चैलेंजेस ऑफ करप्शन एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट जानते हैं? कॉर्पोरेट मतलब प्राइवेट इंडस्ट्रीज हो गया। उस कॉर्पोरेट में गवर्नेंस कैसे आप रोल प्ले करेगा, उसका एक बहुत अच्छा बात है। अब सर मोदी जी ने मुकेश अंबानी को बोला कि चिंता मत करो, हम तुमको ये मदद कर देंगे। ठीक है जी, मोदी जी के सर खुश हो गए, कौन? मुकेश अंबानी। तो सर कॉर्पोरेट में गवर्नमेंट ने कैसा मदद किया, उसको हम बोल रहे हैं क्या? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यहां तक क्लियर है जी? अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो हम बोल रहे हैं ना प्रोबिटी इन गवर्नेंस, और उसके बाद कॉमा लेके कुछ और लिखवाए हो क्या? चैलेंज ऑफ करप्शन। हाँ, तो चैलेंज ऑफ करप्शन में सर इंटरेस्टिंग बात है, उसमें 2 रोल बहुत ज्यादा है सिलेबस में, एक है सीबीआई का, दूसरा है पीएमएलए। और सीबीआई आपको कहां पढ़ाया हूं अभी? इंटरनल सिक्योरिटी में। अब सर समझते जाओ, तो सीबीआई जानते हैं? सीबीआई का मैं थोड़ा जिक्र आपको बता देता हूं जनाब, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है सीबीआई का, इधर देख लीजिए। सीबीआई एक ऐसा बॉडी है जिसका सर अभी मैं आपको इंटरनल सिक्योरिटी में जब थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन जो भेजोगे उसमें पढ़ोगे, तो पहले एक बात आता सुन लो ध्यान से। सीबीआई जब बनाया गया सर, इसमें एक बहुत बड़ा लोचा है। स्टेट से पूछकर बनाया गया, ठीक है, जैसे सीबीआई को जो पावर दिया गया है उस पावर के अकॉर्डिंग सीबीआई चाहे तो किसी भी राज्य में जा सकता है, अगर वो जो प्रॉब्लम है वो नेशनल इंटरेस्ट या टेररिस्ट या देश से रिलेटेड है तो उसको राज्य से पूछना नहीं पड़ेगा। और राज्य अगर सर मांगता है कि सर सीबीआई का यहां पे लाइए, तभी सीबीआई आएगा। इसके अलावा सर सीबीआई किसी भी चीज में मुंह उठा के नहीं पहुंचेगा। सीबीआई के बारे में जिक्र ये है कि सर ये अभी भी इलीगल बॉडी है, और उसके बहुत सारे कारण हैं। अब सर इंटरेस्टिंग बात ये उठता है कि राज्यों ने मुद्दा उठा दिया, सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा गया कि सीबीआई सर इलीगल बॉडी है, गवर्नमेंट क्यों फंस गई? पहले बीच में बहुत मुद्दा उठा दिया था राज्यों ने कि सीबीआई इलीगल बॉडी है, और सर सडनली ये मुद्दा बड़ा होने वाला था, तब तक सर गवर्नमेंट ने इस बात को दबा दिया। क्यों? देखो सर, प्रॉब्लम ये है कि सीबीआई ने अब तक जितना डिसीजन दिया होगा, जिन किसी को भी सजा दी होगी,
अगर खुद ये इलीगल बॉडी है तो फिर उनका सजा कैसे एक्सेप्टेबल होगा? अगर सडनली अगर गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि सीबीआई को इलीगल घोषित करिए, तो सर पॉइंट इज कि अब तक सीबीआई ने जितने लोगों को सजा दी, क्या सुन रहे हो? सर सब लोग तो फिर एक ही बार डिमांड करेंगे कि अगर बॉडी ही इलीगल थी तो हमारा सजा फिर कैसे लीगल होगी? ऐसा नो सर, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो सरकार ने क्या किया, जब आपसे काम और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो तो क्या करिए, टारगेट आगे दे दीजिए, बात ही बंद कर दिया। उसके बाद से सीबीआई पे ना सुप्रीम कोर्ट में जिक्र हुआ और ना इधर जिक्र हुआ। अब जिक्र जानते किस चीज का होता है? आप देखेंगे तो मोतिहारी में एनआईए की टीम काम कर रही है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में कौन काम कर रहे थे? एनआईए। और मैंने कल ही आपको बताया था। अब सर एनआईए काम कर रही, क्यों? सीबीआई को आपने अब क्या किया, सीबीआई को धीरे धीरे अपने रोल कम करना शुरू किया। जैसे ही महाराष्ट्र में केस हुआ, होम मिनिस्टर गृह मंत्रालय उनको, अनिल देशमुख और उनको जब किया गया, सब कुछ बंद किया गया, भेज दिया गया जेल, तो सर सीबीआई पे अलग अलग राज्य क्वेश्चन उठाने लगे। क्या किया गवर्नमेंट ने? सीबीआई को मीडिया में आने से भी मना कर दिया और सीबीआई का जिक्र आता ही नहीं है अभी तक। उसके बाद से अब जिक्र किसका आता है? एनआईए का। और एनआईए बॉडी एकदम लीगल बॉडी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एनआईए पर चर्चा करिए, कुछ बुझा रहे हैं? अब सर ये जो प्रोसेस है उसके अंदर सीबीआई का क्या रोल है? करप्शन में सीबीआई अगर काम करे, पीएमएलए का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कि जो मनी, पैसे की जो चोरी हुई है, उस पैसे की चोरी में सर क्या करेंगे आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, आप एक डीएम है, और आपके राज्य में सर छोड़िए, आपके जिला में ही सर पैसा गबन हो चुका है, किसी भी विकास पदाधिकारी, कोई भी मामला कहीं भी। अब उसको आप रोकने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। सुन रहे हो? आगे आओ। लास्ट थीम है, थीम 7। थीम 7 में लिख लो एटीट्यूड, ATTITUD, एटीट्यूड, कॉमा एटीट्यूड। अब हो सकता है मैं थीम 7 को पहले ही पढ़ा दूं, ठीक है जी? ऐसा नहीं है, लकीर का फकीर नहीं बनना है कि लक्ष्मण का लकीर होने सब थीम 1 पढ़ाइए, जब तक थीम 1 बाई गॉड नहीं पढ़ेंगे थीम 2 नहीं पढ़ेंगे तो मत पढ़िए, हम थीम 7 पढ़ा लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो लॉजिकली कहने का मीनिंग है कि सर एटीट्यूड के बाद लिखिएगा एथिकल इश्यूज इन IR, इंटरन रिलेशन में एटीट्यूड के बाद लिखिएगा एथिकल इश्यूज इन IR, इंटरनेशनल रिलेशन एंड फंडिंग। एथिकल इशू, अरे सुना करो, बोला मत करो। एथिकल इश्यूज इन IR, IR मतलब है इंटरनेशनल रिलेशन, कि इंटरनेशनल रिलेशन में एथिकल इश्यूज क्या है। जैसे मैं सबवर्जन सबोटाज पढ़ा है, मान लो पाकिस्तान के बारे में पढ़ा है, तो पाकिस्तान इंडिया में हर समय सबवर्जन कर रहा है अलग अलग तरीके से, तो सर उसका एथिकल इश्यूज क्या है? ठीक नहीं है सर, क्योंकि उसने गलत इस्तेमाल करके सर हमेशा गलत किया है, तो उसका एथिक्स क्या है? ठीक नहीं है, मोरल उसका ठीक नहीं कह सकते। तो IR में एथिकल इश्यूज क्या है? आप सोचो, IR में पूछा है, अब IR का कुछ आपको पता ही नहीं है, क्या निकालोगे एथिकल इश्यूज आप? एंड आगे लिखिए एथिकल इश्यूज इन IR एंड फंडिंग, एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फंडिंग। मतलब सर अब जैसे फंडिंग में भी बहुत सारा रेस है। अब मान लो अगर हम खरीद के लाए सर, ऐसा जेट विमान खरीद के लाए, 400 का था सर, हम 1600 में खरीद के ले आए। अब 400 करोड़ का है सर और दिखाया जा रहा है 1600 करोड़ का है, तो कुछ तो गड़बड़ है दया। अरे मेरी बात बुझा रही है? तो सर अगर मान लीजिए आपने सर क्या किया, देश के लिए धोखा देने के लिए आप कबाड़ पड़ा हुआ चीज को रिपेयरिंग करके मेंटेनेंस करके सर ऐसा क्या लगा दिया आप कि 400 के प्राइस को आपने क्या कर दिया 1600। अब पता नहीं राम जी को ले आए वहां पे, कि अब अल्लाह को ले आए, कि क्रिश्चियन को ले आए, किसको ले आए, भाई बाई गॉड पता नहीं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी जांच अब कौन करेगी पता नहीं। अब मुझे तभी लगता है जांच होगा जब तक गवर्नमेंट चेंज नहीं होगा, उसके पहले तक जांच होने वाला है नहीं। तो सिंपल सा लॉजिक है, जिस समय जो गवर्नमेंट रहता है उस समय ठीक सब लग रहा होता है, वो जब गवर्नमेंट चेंज होता है तब बाद में पता चलता है दादा समझा, ये तो दोने घोटाला को दिल बा। मेरी बात भाई उस दिन पता चलता है, ये तो राफेल छोड़ो, दोने गायब है। अभी आपको बताएंगे। तो सर ये 7 थीम हो गया है। अब काइंडली एक बार 7 थीम एक बार रिवाइज कर रहे हैं, एक बार मेरे साथ रिपीट कर लीजिए। पहला थीम देखिए और सर बात में पूरे थीम को मुंह से बोलिएगा, इसलिए ताकि आपकी जुबान पे वो सारा थीम जो है दिमाग में आ जाए, और ये नाम आ जाएगा तो कम से कम आप लिखने के लिए आपकी चीजें आसान हो जाएगी, पढ़ भी कहीं लोगे तो। सर पहला थीम 1 क्या है? ठीक है, एथिक्स, ह्यूमन इंटरफेस एंड ह्यूमन वैल्यूज। थीम 2 एथिकल आइडियाज ऑफ इंडियन फिलोसफर एंड रिलीजन
और रिलीजन में आपका बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, हिंदुइज्म ये आ जाएगा। उसके बाद सर एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न मोरल थिंकर्स, और उसमें सर पहला है क्या, सोक्रेट, प्लेटो, अरिस्टोटल, इमैनुअल कांट, उसके बाद स्टोइसिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म और एपिक्यूरियनिज्म। यहां तक ठीक है जी। थीम 4 बोलिए, सॉरी थीम 3। तो लेसन फ्रॉम ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, और इसके अंदर आपको चाणक्य आ गए और राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, एपीजे अब्दुल कलाम, कबीर, स्वामी दयानंद, ये सब बहुत सारे आ जाएंगे। क्लियर है जी? यहां तक आगे बोल जरूर लीजिएगा एक बार ताकि दिमाग में बस जाए बस। थीम 4 एथिकल डायलेमास एंड रिजोल्यूशन एंड प्रोसेस ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग। आखिर डिसीजन जब लेते हैं तो कैसे एथिकल डिसीजन मेकिंग ले, ये काम है। यहां तक हो गया। आगे थीम 5, हाँ तो इमोशनल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड है ना, एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्वेंट। थीम 5 के बाद थीम 6 प्रोबिटी इन गवर्नेंस, चैलेंजेस ऑफ करप्शन एंड ठीक है एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और लास्ट है एटीट्यूड एंड एथिकल इश्यूज इन आईआर एंड फंडिंग। यहां तक ठीक है जी। अच्छा इन सभी को देखोगे तो नहीं लगता आपको कि सर इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है जो छूट रहा है? पूरा का पूरा एकदम सर एक तरह से इंसान को होलिस्टिक पूरा पूरा कैप्चर कर ले रहा है। खाली टॉपिक से देखो क्या सीखेंगे। मोरल देखो, मोरल फिलोसफर से भी हम लोगों ने सीख लिया, थिंकर उनके बारे में पढ़ लिया। उनसे सीखना मतलब क्या, उनके बारे में पढ़ लेना। अब उनके बारे में डिटेल, सर अब्दुल कलाम के बारे में आप डिटेल पढ़े हो तो उनके बारे में कुछ ना कुछ तो ऑलरेडी सीख चुके हो आप। अरे ये सुनो, तो अब्दुल कलाम आपको पूरा पढ़ाया था सर, अच्छे से उसको काम भी करवाया। अब अब्दुल कलाम तो आप पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से जितना लोग का लीडरशिप क्वालिटी है उनका सर पढ़ लेंगे, ऑटोमेटिक उनका मेन चीज क्या है, सीख लेंगे। और मैंने याद करो फर्स्ट डे से बोला था कि जब मैं आपको क्लास करा लूंगा उसके बाद जब मैं आपको आंसर राइटिंग और सब कुछ जब करवाऊंगा तो उस समय आपको बहुत सारे थिंकर्स और उनके नाम आपको दिमाग में रख दूंगा, और आपको एग्जाम में जाके क्या लिखना है कि अकॉर्डिंग टू चाणक्य, अकॉर्डिंग टू सोक्रेट, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, अकॉर्डिंग टू एपीजे अब्दुल कलाम। ये वर्ड जब आप यूज करेंगे तो आपका आंसर ऑथेंटिक लगेगा। समझ रहे हैं? और सर ये लिखने के लिए आपको उनके लाइफ जीना पड़ेगा, उनके बारे में जानना पड़ेगा। अब अब्दुल कलाम के बारे में कम से कम पूछेंगे तो 3-4 पॉइंट आपके दिमाग में चलेगा ही चलेगा। क्यों? क्योंकि आप पढ़ चुके हो, एक बार नहीं 2 बार, तो आपके दिमाग में उनका कुछ ना कुछ पॉइंट कहीं ना कहीं बसा हुआ होगा। जैसे ही अभी जो अब्दुल कलाम का नाम याद होगा उनका पिक्चर बन जाएगा, आपके दिमाग में वो पॉइंट याद आ जाएगा। कुछ बुझा रहा है? उसी तरीके से सभी थिंकर का देख लेंगे। करप्शन देख लिए, सिविल सर्वेंट के लिए डिसीजन कैसे मेकिंग वो भी देख लिए। कुछ बचेगा ही नहीं सर, पूरा एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए बोला कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जब क्लास लोग कराते हैं ना दिल्ली में सर, सिर्फ इसका पढ़ाने का, आप नॉर्मली इसका सर सिर्फ 30,000 40,000 लिया जाता है। अभी भी आप किसी भी बड़े बड़े जो संस्थान है उनका जाके आप देख के लिख लीजिए, 30,000 35,000 40,000 60,000 ऐसे लेगा खाली इसका एथिक्स का, गारंटी बोला। और अब आपको वही मैंने बोला, आपके तसल्ली के लिए आप किसी के भी साइट पे फोन करके जाके पता कर लीजिए जो आपको सो कॉल्ड बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आप बोलते हैं उनको। बट मुझे पर्सनली लगता है उतना भी लेना ठीक जायज नहीं है, मुझे पर्सनली लगता है। इसीलिए सर ये कांड मैंने किया, उतना भी ठीक नहीं है सर की, है ना, मतलब ऐसा क्या ही आप कर दे रहे हैं। बहरहाल एक बार ब्रांड बन जाता है उसके बाद सर क्वालिटी कौन पूछता है, उसके बाद तो सिर्फ वही होता है। समझे मेरी बात? बट अब आगे आते हैं और जीवन के नाम बढ़ाते हैं। तो सर चलिए थीम 1 हेडिंग डालिए। अब थीम 1 से हम पहले एथिक्स का मीनिंग समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और जानबूझ के मैं आज फर्स्ट क्लास में थोड़ा रेखा रेखा के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप बस ये टॉपिक एक बार दिमाग में रख ले, उसके बाद दौड़ाना तो आपको पता ही हम कैसे दौड़ाएंगे। आज एक पेज निकाल के रख लीजिएगा, ठीक है जी, अपना पेज निकाल के रख लीजिएगा। अभी अभी आपसे जो नॉर्मल बोल रहे हैं, और आराम से जो भी आपको लगे अभी फीडबैक या सजेशन जो भी कुछ है अपना आप दे दीजिएगा जी, ठीक है। पेज निकाल के अपने पास रख के जो भी कुछ लगे, वैसे कुछ जरूरत है अच्छा नहीं, अगर सब लगे ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन लिख दीजिएगा और उस कॉलम में आप लिख के और सब सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। लास्ट फीडबैक है ये, इसके बाद कोई फीडबैक लेने वाला नहीं, वैसे इसकी भी जरूरत नहीं है, लेकिन लास्ट फीडबैक में ले लेता हूँ, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए नहीं, अपनी तसल्ली के लिए भी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। याद रहेगा, मैं भूल जाऊंगा पढ़ाते पढ़ाते, इसलिए पहले ही बोल दिया हूँ, समझ रहे हैं, क्योंकि पढ़ाने के बाद बहुत कुछ अपन भूल जाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। जहां पे इतना इनग्रोस्ड हो जाता है आदमी, कुछ याद रहता नहीं है। चलिए जी, तो पहले थीम 1 डालिए, एथिक्स। एथिक्स को समझते हैं सर मजे से, हो गया जी, बहुत बढ़िया। चलिए पहली बात तो समझिए कि एथिक्स क्या है, और इसको लिखना है अच्छे से,
मैं जो पीडीएफ ही भेजूंगा उसमें अच्छे ढंग से लिखना है। उस पीडीएफ में हालांकि प्रॉपर तरीके से कॉलम वाइज डायग्राम वाइज बना के रखा हूं मैं, लेकिन फिर भी सर लिख लीजिएगा बिना लिखे। अब मैं बार बार बोल रहा हूं, अब आपके पास फुर्सत है, टाइम है, रिवीजन करना है, लिखना है। जब तक एक बार कोई सब्जेक्ट को खुद से नहीं लिखोगे ना आप, मैं सच बता रहा हूं पूरी तरीके से वो अंदर नहीं जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? जो भी नोट्स में दे दिया हूं ठीक है, लेकिन सर मैं बार बार बोल रहा हूं वो आपकी तसल्ली के लिए मुझे बहुत ज्यादा बल्क में कंप्लीट करना था इसलिए दिया। बट उसके पहले सर अगर आप सारा का सारा नहीं लिखेगा उसके बाद वो सर बोलते हैं ना गांव में कहां जाएगा भैंस के ठेउन में, तो सर इसीलिए आप भैंस के ठेउन में नहीं जाए, आप उसको दिमाग में रखें। ठीक है सर, आइए तो पहला एथिक्स। देखो एथिक्स जो शब्द है ये आया है एथिकोज से। ये एक टर्म है जो आया है कहां से? एथिकोज से, या फिर इसको इथोज से भी बोलते हैं। मतलब या तो एथिकोज से आया है या इथोज से, ग्रीक वर्ड है और बहुत पुराना है। तो एथिक्स कम्स फ्रॉम एथिकोज या इथोज, जिसका मीनिंग होता है एक ही है सिंपल, वो है हैबिट या फिर कस्टम। या तो हैबिट होता है या कस्टम होता है। मतलब हैबिट मतलब समझ रहे हैं, आदत, और कस्टम एक तरीके से परंपरा हो गया। तो एथिक्स का सर एक मीनिंग आया हमारे पास कि सर एथिकोज शब्द से आया है, और एथिकोज का सिंपल एक मीनिंग है क्या कि सर हैबिट या फिर कस्टम। तो सर ये हैबिट कैसे बनता है, क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, अब एक डेफिनेशन जैसे एज इट इज बोल रहा हूं, पहले लिख लो फिर उसको समझ लेंगे। एक लाइन लिख लो और सर ध्यान से लिख लेना। एथिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी का इसमें लिख लीजिएगा ना, लिख लीजिएगा। तो एथिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट इन्वॉल्व्स सिस्टमेटाइजिंग। जानते हैं मुझे कुछ लोग बोले थे, मतलब ऐसा ही बहुत सारे यूट्यूब पे भी बहुत सारे ईमेल लोग किया था, बहुत बच्चे लोग अलग अलग थे कि सर बहुत बेसिक्स आप बताते हैं, छोटे छोटे लेवल से शुरुआत करते हैं, वो अच्छा भी लगता है। तो हम वही बोलेंगे सर कि जहां पे हम पढ़ा रहे हैं ना, जिस जगह से, उस जगह पे मुझे सर मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। ये जो हम आपको बताते हैं ना, ये सब कुछ मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, नहीं कोई इस लेवल से बताया, वो सीधा शुरू कर देता है ऊपर से, वो सीधा एथिक्स का डेफिनेशन और आगे बढ़िए। तो ही मैंने बोला कि सर जिम्मेदारी ये है ना, जब मेरे से अगर आप जुड़े हुए हैं और यूट्यूब पे अगर मान लीजिए 1000 लोग देख रहे हैं, 3000 लोग देख रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी होती है सर, आप गलत नहीं बता सकते। वो आप पे, आपके ऊपर मानने के ऊपर, आपका एथिक्स, आपका नियत, आपका नियत साफ है तो आप उनकी जिम्मेदारी मानेंगे, आपका नियत साफ नहीं है, आप जिम्मेदारी में कुछ भी पढ़ा के निकल जाएंगे। ठीक है जी, तो सर वो काम नहीं होता है सर। मेरे से अगर आप 100 लोग जुड़े हैं, 200 लोग जुड़े हैं, 1000 और 20,000 जुड़े हैं, सर बड़ी जिम्मेदारी होती है कि एक इन्फॉर्मेशन गलत गया, सारे लोग गलत जान जाएंगे। तो कम से कम अगर नहीं आता है तो एक दिन रुक के दूसरे दिन बता दीजिए, लेकिन सर वो गलत मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाइए, क्योंकि सर उतने लोगों का रिजल्ट तो खराब हो जाएगा यार। मेरे एक इन्फॉर्मेशन गलती से उतना का रिजल्ट बेकार हो जाएगा, वो काम अपन होगा नहीं सर। वो आदमी भले कुछ नहीं करेगा, लेकिन इस तरीके से नहीं किया जा सकता है कि कुछ भी प्रॉफिट कमाने के लिए सर हम कुछ भी उल्टा सीधा बता के चलेगा। वो गलती आप भी मत करिएगा। क्या सुन रहे हैं मेरी बात? और यहाँ से सर छोटे छोटे, वही मैंने बोला कि इस जगह, वही बोला जगह हुआ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां से हैं जिस लेवल के, क्योंकि कोई पढ़ाया नहीं है तो सर मुझे बताना पड़ेगा कि भाई वैल्यू देखो क्या है इसका, क्या समझ है, क्या नहीं है, क्या चीजें हैं, समझोगे तभी आपको लगे कि हाँ यार लाइफ में अभी तक खाली 2 ही 3 चीज पढ़ रहे थे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री हो गया। इसके अलावा भी है, इसके अलावा भी लाइफ है, इससे बेहतर लाइफ है। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा हो सकता है। बाकी जीना है तुम जियो, नहीं तो, बट हर कोई चाहता है बेहतर लाइफ जिए, कौन चाहता है कि बेकार लाइफ जिए। फोन कर करके सब परेशान कि सर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, समझ रहे सर कि अब क्या चल रहा है, अब हम क्या बताएं क्या चल रहा है। तो सर क्या लिखा मैंने, एथिक्स इन्वॉल्व। सर कौन आता नहीं है सर, वीडियो को सारा देख के मैसेज करेगा हमको, आपको ऑन कैमरा फिर बोल रहा हूँ, सब देखता है, एक नहीं सर, जितना मतलब जो भी, जैसे आप फोन करके सर क्या चले, इसके बाद क्या चलेगा, क्या चल रहा है, क्या चलेगा, उसका जवाब सर क्या ही बताए हम, 30 तारीख तक है, उसके बाद जवाब नहीं है। एथिक्स इन्वॉल्व, सॉरी, एथिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट इन्वॉल्व सिस्टमेटाइजिंग, लिख लिए, कॉमा, डिफेंडिंग कॉमा, या फिर एंड रिकमेंडिंग लिख लीजिए, एंड रिकमेंडिंग इसमें लिख लीजिएगा ना, रिकमेंड लिखना है, RECOMMEND, रिकमेंडिंग। मोदी जी जब पहली बार डिजिटल स्टार्ट किए थे ना,
रिकमेंडिंग पहले लिख लीजिए, फिर इसमें थोड़ा सा भाषण खूब चलेगा, ठीक है सर, नाम ही में फिलोसफी है, बुझा रहे आपको। रिकमेंडिंग, आगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, रिकमेंडिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग कॉन्डक्ट, लिख लिए, रिकमेंडिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, राइट लिख लीजिएगा ना जी, राइट एंड रॉन्ग, रॉन्ग का स्पेलिंग WRONG लिखिएगा, राइट एंड रॉन्ग, रॉन्ग मतलब क्या, सही गलत, रॉन्ग तो सब आम बोलचाल भाषा में बोलते हैं, ट्रू की फॉल्स नहीं बोलते आम बोलचाल। सर आपसे यहीं पे 2 क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज राइट और रॉन्ग, व्हाट इज ट्रू फॉल्स, दोनों में अंतर क्या है, एथिक्स का क्वेश्चन है भाई, सीधा सा बात है ना कि राइट और रॉन्ग बोल रहे हैं, ट्रू और फॉल्स बोल रहे हैं, दोनों में फर्क क्या है, बोल तो रहे, अच्छा हम कौन सा महसूस भी हो रहा है, अंतर तो है, समझ रहे हैं, महसूस हो रहा है, यही आपको एक्सप्लेन करना है, ये एथिक्स है। अब मैं वही बोला कि आप क्या बोले, राइट और रॉन्ग, यही चीज आपको बोले, नॉर्मल बेसिक से स्टार्ट करें जानबूझ के यहीं तक, उसके बाद फिर आगे बढ़ लेंगे। राइट और रॉन्ग में और ट्रू और फॉल्स में फर्क क्या है सर, सिंपल सा समझो, ट्रू और फॉल्स जब भी बोलते हैं किसी पर्टिकुलर एक चीज को स्टेटमेंट में बोल देते हैं कि सर व्हाट इज द कैपिटल ऑफ दिल्ली, ठीक है, ट्रू और फॉल्स मान लो, मैंने स्टेटमेंट जो भी बोला वो बोला, सर कैपिटल ऑफ दिल्ली में बोला, अब उल्टा स्टेटमेंट की दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ट्रू और फॉल्स, आप क्या बोल देंगे, ट्रू, अरे बुझा रहा है। लेकिन सर अब यहां पे जब राइट और रॉन्ग की बात करते हैं तो सर इसमें अलग कॉन्सेप्ट चलता है, वो जजमेंटल होता है, जजमेंट आप देते हो, उस पर एक स्टेटमेंट होता है कि सर दिल्ली अगर कैपिटल है तो क्यों है, क्यों बनाया गया, तो एक स्टेटमेंट बन जाता है। जैसे अगर इंडिया में हम आप लोग से पूछे कि इंडिया में, छोड़ो आप पर्सनल राय से बताना, कोई कितने लोग हैं जो लिविंग रिलेशन को सपोर्ट करते हैं, हाथ खड़े, लिविंग रिलेशन समझ रहे हैं कि सर शादी से पहले जब लड़के और लड़की साथ में रहे और फिजिकली इंटरमेट रहे और उनको कोई आपत्ति नहीं हो, तो कितने लोग ऐसे एग्री करेंगे कि सर जो लिविंग रिलेशनशिप है वो लीगल होना चाहिए। अब सर इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपसे अगर हम ट्रू फॉल्स पूछते वो एक अलग बयान आता, राइट और रॉन्ग अलग बयान आता, देखिए आप बोल रहे नहीं बोल रहे अलग बात है। अब आप दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि इंडियन सोसाइटी में लिविंग रिलेशनशिप वैलिड हो सकता है, मतलब कितनों को लगता है कि इंडिया के सोसाइटी में लिविंग रिलेशनशिप वैलिड है, हाथ खड़े करिए। सर इंडिया के सोसाइटी में भी लिविंग रिलेशन वैलिड नहीं है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में अगर गांव में अगर आप हैं और स्पेशली वहां साथ रह रहे हैं, एक सिंपल एक लड़की पे सोचिए, एक लड़की जो अगर स्कर्ट पहनती है तो मुंबई के लिए सर आराम से इजीली कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही अगर गांव में पहुंचे तो सर बर्बादी तय है, कितना कितना उसके कैरेक्टर पे आंच आ जाएगा, फिर क्या चीज आएगा। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि एक ही सोसाइटी में एक जगह कोई चीज सही हो रहा है, उसको सही मान्य मतलब सही मान्यता मिल रहा है, और दूसरी जगह क्या है, गलत। अरे है ना, कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो सर आपको दिमाग में रखना है और आपको जवाब देना है, ठीक है जी। और याद रखिएगा जितने लोग हेजिटेशन रखते हैं, पहले ही बता दूं आपको, हेजिटेशन अगर आप रखते हैं तो सर आप गलत हैं, मतलब आपके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, याद रखिएगा। जो आदमी ओपन बात कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, क्योंकि ये समाज का हिस्से के पार्ट है, आप IAS बनेंगे, आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा, डू यू हैव ए गर्लफ्रेंड, इफ यू हैव ए गर्लफ्रेंड दिस इज द मंथ ऑफ फरवरी, जनरली फरवरी के समय में इंटरव्यू होता है, जनरली जब नया नोटिफिकेशन आपका आएगा फरवरी में, जैसे IAS का फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा तो फरवरी में जो फॉर्म भराएगा तब तक जनवरी से लेकर फरवरी तक में इंटरव्यू का डेट आगे रहेगा, जो अभी मेंस का हो चुका है उनका धीरे धीरे आएगा। तो उस समय अब पूछा गया है सर ठीक है आपका है तो आप प्रपोज करिए, ग्लास आपको दे दिएगा, ग्लास जैसे अक्षय जन को नॉर्मली आप देखेंगे तब जाके इंटरव्यू देखो उसमें दे दिया कि सर ये ग्लास में पानी है, आप अब इसको प्रपोज करिए। सिंपल कैसे पूछा, तेजी में पूछा उससे, डू हैव ए गर्लफ्रेंड, यस या नो, और उसने बोला नो सर, बोला कि इफ दिस इज द मंथ ऑफ फरवरी प्रपोज दिस ग्लास। अब सर यहाँ पे आपने एक काम किया, अब यहाँ पे आप क्या है, नहीं जी नहीं, गाना गाने गए गाना गाने गए सरकारी स्कूल में, आप देखिएगा सर मैं बुराई नहीं कर रहा हूं सर, आपको उठना पड़ेगा इन सब चीजों से, और ऐसा नहीं कि आप में ताकत नहीं है सर, आप क्या है ना बंधे हुए हैं, गाना गाने गए, माइक लगा हुआ है, चार लड़कियां चार लड़कियां ऐसे गाने गए, उसके बाद हमको मन की शक्ति देना, सर माथा उठिए नहीं रहा ऊपर, माथा नीचे ही है, समझ रहे हैं। सर आपको एक डायलॉग बता देता हूं, सुन लीजिए ध्यान से, एथिक्स के वर्ड में, घूंघट की आड़ में दुनिया गई बाढ़ में, क्लियर बात रखिएगा सर, सुनिए ध्यान से। इसलिए कि अगर आप IAS बन रहे हैं, जितने भी IAS ऑफिसर्स को आप देखिएगा ओपनली सर वो डिस्कशन करेंगे, ओपनली बातें करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक IAS ऑफिसर अगर मान लीजिए सृष्टि जयंत है तो सर आपको IAS लग रही है तो क्या उनका पर्सनल लाइफ भी तो है सर, वो डांस भी तो अपने शादी में करती हैं सर, वो अपने जगह पे अपना क्या एंजॉय आप वो नहीं करेंगे सर, आप वही बोला ना कि आप सोचते हैं कि IAS ऑफिसर है, उसकी पर्सनल लाइफ है बॉस,
आप समझ पा रहे हैं? तो सर कहने का क्या मीनिंग है कि राइट और रॉन्ग, ट्रू फॉल्स तो ठीक है, एथिक्स में 2 वर्ड बोला गया है, और आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए तब आप कंक्लूड कर लेंगे। हम एग्जाम्पल के बिना नहीं समझ पाएंगे आप एथिक्स को। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक किताब का नाम है, सुनना, एक किताब का नाम है जेन एंड आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस। जेन एंड आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस। इस किताब का नाम सुन के आप अपने अपने दिमाग में कुछ पिक्चर बनाइए कि क्या क्या दिमाग में आ रहा है। किताब का नाम क्या है? जेन एंड आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस। आपको लग रहा है कुछ मोटरसाइकिल का होगा कुछ? सर ये ऐसी बुक है जो गिनीज वर्ल्ड बुक में है, और इंटरेस्टिंग बात है कि इसको हजारों पब्लिकेशन ने सर रिजेक्ट कर दिया था। 100 नहीं सर, 1000 से ज्यादा। ये जब किताब लेके जा रहे थे सर, रिजेक्ट कर दिया गया जेन एंड आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस, और हजारों पब्लिकेशन ने इस तरीके से रिजेक्ट किया कि सर मतलब बोलते हैं ना डीओजी की तरह, कुत्ते की तरह बिल्कुल इनको रिजेक्ट कर दिया गया। और जब ये बुक वापस किसी एक पब्लिशर ने पब्लिश किया तो सर एक गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में हो गया। आप जाके कभी अगर गूगल सर्च करेंगे तो सर आपको पता चल जाएगा। तो सर जो आप सोच रहे हो कुछ वैसा है ही नहीं इस मोटरसाइकिल मेंटेनेंस का। इसका मीनिंग समझिए। जेन का मीनिंग जापानीज में ध्यान होता है, कॉन्सेंट्रेशन, योगा, ठीक है, पहली बात। तो आप तो सर कोई नाम ढूंढ रहे थे, जेन होगा कौन हो, ठीक है जी। अब है आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस। इसको समझिए, यहां कोई मोटरसाइकिल का कुछ लॉजिक ही नहीं है, पहली बात नाम में है। एक मोटरसाइकिल को बनाने के लिए उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं सर। हर पार्ट्स क्या एक ही कंपनी बनाती है क्या? नहीं, अलग अलग कंपनी बनाती है, एक जगह पे आता है। अगर टाटा की गाड़ी है मान लीजिए, और सर अलग अलग पार्ट्स, ये चक्का कोई एमआरएफ बना दिया, कोई सीएट बनाया, अरे समझ रहे हैं, फिर अपोलो का कोई और, फिर ये उसका छोटा सा नट कोई और बनाएगा, स्टीयरिंग कोई और बनाएगा। सर सोचो उसके बाद सबको क्या करेगा? असेंबल करके एक नया ब्रांड के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया आपके सामने। अरे है ना? क्या सुन रहे हो? जो सर रिस्पॉन्ड करने सुनो। अब इंटरेस्टिंग बात है कि अगर इस तरीके से एक मोटरसाइकिल को बनाने के लिए सर समाज के डिफरेंट सोसाइटी के अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग कम्युनिटी मिलकर एक सोसाइटी का निर्माण करती है। अब सर इसको उसने कनेक्ट किससे किया है? आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस। तो बोला ये कि समाज के अलग अलग तमगे मिलकर एक सोसाइटी को बनाते हैं। तो सोसाइटी क्या होगा? मोटरसाइकिल, और उसके पार्ट सर अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग थॉट प्रोसेस, अलग अलग चीजें होंगी। अलग अलग थॉट प्रोसेस में क्या? जैसे बोला कि इफ ए गर्ल इज वियरिंग ए स्कर्ट इन दिल्ली और बम्बई, इट इज क्वाइट वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे, इट्स नथिंग लाइक दैट कि वहां कोई दिक्कत होगा। बट इफ सी वोर इन विलेज देन मस्ट बी ए सीरियस प्रॉब्लम, वहां कुछ हो सकता है, उसके इंप्लीकेशन इशू। यस और नो? तो सर समाज तो उनसे उन्हीं सबसे मिलकर बन रहा है। इस बुक को सर इतना ज्यादा प्रेफरेंस मिला, इसके और भी डिटेल है उसमें, कि सर उसके बाद पूरा का पूरा सिचुएशन चेंज हो गया और गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसको नॉमिनेट कर लिया गया, जो बुक हजारों पब्लिशर के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है जी, कुछ बुझा रहा है? तो ये जेन एंड आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए, इसका खाली बुक का नाम लिख लीजिए, और आपको टाइम मिले, फुर्सत मिले, जो कि मिलना ही चाहिए, तो आप कभी सर्च करके देख लीजिएगा इसको, मजा आ जाएगा आपको। तबियत ख्याल रखिएगा आप लोग। तो ये कुछ लोगों का टाइम का इशू होगा तो कोई बात नहीं जी, क्या कर सकते हैं हम, यही टाइम फिलहाल रखेंगे। टाइम धीरे धीरे अपना आप कैसे क्या करेंगे, क्योंकि जब जब आदमी करता है, कितना आदमी कितना सोचेगा, कितना चीज़ करेगा, वो बहुत सारा कुछ कॉम्प्लेक्सन होता है। उससे बढ़िया है कि चलो जी पढ़ा ही लेते हैं, 3 बार 4 बार जो बुलाना होगा देख लेंगे अपन। बाकी रिवीजन कर लीजिएगा। 2 बार मैंने मन में था 2 बार बुलाने का, 2 बार नहीं बुलाने का एक ही कारण है कि थोड़ा रिवीजन जो मैंने जो टारगेट दिया ना वो कंप्लीट करते रहिए, ठीक है? क्योंकि इधर एक क्लास चलते रहेगा, इधर का वर्कलोड बढ़ेगा, उधर रिवीजन करते रहिएगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या? पक्का? चलिए आगे। तो सर ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और आपको जाना होगा, जाने से पहले लिख के जाइएगा, ठीक है? जो मैंने पेज पे फीडबैक बोला था, ठीक है? कोई भी भागेंगे नहीं। तो अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, समझिए प्लीज। एथिक्स का मीनिंग मैंने आपको डेफिनेशन में क्या लिखा था, प्लीज एक बार डेफिनेशन कोई पढ़िए जल्दी से। एथिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट, आगे पढ़िए, हाँ, दैट इन्वॉल्व सिस्टमेटाइजिंग और कॉमा डिफेंडिंग एंड रिकमेंडिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग कॉन्डक्ट। सुनो ध्यान से, देखो इधर मैं आपको एथिक्स का अगर एक पूरे ठेठ भाषा में बताऊं,
उसको बताने से पहले कुछ चीजें, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आप लोग बताओ कितने लोग ऐसे हैं, और सर आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नो में नहीं है, आपको हाँ ना अपने बताने पड़ेंगे, ठीक है। और सर लिहाज अगर होगा, मैंने वही बोला, तो क्या मैंने बोला कि सर वो बाहर छोड़ के आना, मतलब इस क्लास से बाहर। तो पहला मैंने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, समझ लो। कितने लोगों को लगता है कि सर अल्कोहल, जो दारू एक तरीके से ठेठ भाषा में बोले, वो पीना अच्छी बात है? ठीक है जी। तो लगभग यहाँ हम मान के चलते हैं 0% ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि सर अल्कोहल पीना अच्छी बात नहीं है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझना है, इधर ही रुक जाना। पीना अच्छी बात नहीं है, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा कंजप्शन है। सुनना इधर, पहले मेरे पॉइंट को समझना। मैं मजाक मजाक में बोलूंगा बहुत कुछ, बाद में आपको, आप वही चीज, मैं एक बार बता दूं एथिक्स का खासियत, बाद में आप मुझसे वही चीज पूछने वाले हो जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और मैं पहले बताऊं बताने वाला नहीं हूं। आपको पकड़ना है कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। बोलो ना कि ये जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो उसमें इंटरेस्ट नहीं है, पीछे राज क्या छुपा रहे हो वो बताओ। बुझा रहा है, उसमें इंटरेस्ट नहीं है सर। तो एक IAS ऑफिसर को जानना जरूरी है कि मुस्कुरा रहा है ठीक है, पीछे ही चाहता क्या है। नहीं आता नेता सब 5 चबाते रहेगा, जी कलेक्टर साहब, उस सब का मुंह चलते रहता, बोलता कि बॉस को साइनवा कर देती नहीं तो हो जाए। तो DM ही जान रहा होता है वो आगे पीछे क्यों कर रहे हैं, एक DM को पता रहता है। परसों या तरसों की बात है, मैं गया था वही DM ऑफिस के पास, बैडमिंटन खेल रहा था, ठीक है, सुबह में 4:30 बजे। सर 4:30 बजे मीटिंग पूरी जबरदस्त बैठी हुई थी, वहाँ सब आए थे, DDC लगभग 10-12 सर, मतलब स्कॉर्पियो, पूरे BPSC ऑफिसर सारे आ गए थे। एक नेताजी थे उसमें, बेचारा फॉर्चूनर से आया था, मजाक बात है। सर फॉर्चूनर से आया था, वो DM के आगे पीछे सर करे जा रहा है, करे जा रहा है, बाहर भीतर सर एकदम, कभी DDC के आगे कभी DM के आगे। सर हम भी समझ रहे थे, सर नेता ही है, नेता देख के पता चल जाता है, उसको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लास्ट तक बेचारे के काम, मुझे जहां तक फील हुआ कि नहीं हुआ, मैंने बगल में अपन खेल रहे थे, नहीं हुआ उनका काम। तो सर उसके बाद जैसे ही गाड़ी गया, तब अब किसके सामने घूमने लगा, BPSC ऑफिसर के आसपास। सर नेता बनना भी एक क्वालिटी है, इतना आसान नहीं होता है किसी के पीछे लग के और अपना काम निकलवाना। सर अपने मेहनत से 5,000 कमाने एक तरीके से देखा जाए ना तो थोड़ा इजी भी है, लेकिन चापलूसी करना इतना आसान बात भी नहीं होता है। अरे बुझा रहा है आपको। तो सर आप DM जब रहेंगे तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि किसका काम करना है किसका नहीं, क्योंकि चापलूस तो आपको बहुत मिलेंगे, क्योंकि स्वाभाविक है, क्योंकि आपके हाथ में पावर है। आपके एक कलम से सर बहुत किसी की जिंदगी प्रभावित होने वाली है। बहरहाल इस पे आते हैं। तो सर मैंने आपको बोला कि सर आपसे अल्कोहल वाला बोला कि सर कितने लोग मानते, तो सभी ने बोला कि अल्कोहल सर अच्छी बात नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा कंजप्शन है। अब सर एक बात और बता देता हूं, सुन लो ध्यान से। अल्कोहल के अकॉर्डिंग इस्लाम में, कुरान में बैन है बिल्कुल कि सर ये पाप है, ये हराम है, ये पीना नहीं चाहिए। ठीक है, आपको बता, सुनिए। क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियन धर्म में, सुनना पहली बात ध्यान से समझना, एक पॉइंट जो बोल रहा हूं। क्रिश्चियन धर्म में क्योंकि ईसा मसीह ने पानी को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया था जादू से, लिखा हुआ है सर, इस वजह से पूरे पार्टी और सर्व में अगर अल्कोहल सर्व नहीं होता है तो सर उनको बेकार माना जाएगा। और एक और बात, जो केक बनता है उस केक में रम डाला जाता है। पहली बात बता देता हूं आपको, जो केक बनता है क्रिसमस डे के समय उस केक में रम होता है। तो सर अगर आपके अकॉर्डिंग अल्कोहल बुरी बात है तो फिर किसी और धर्म में तो सर वो अच्छी बात है। अरे मेरी बात समझ रहे हैं? yes, अगर सर क्रिश्चियनिटी के धर्म में हम माने कि वहां पे अल्कोहल बहुत अच्छी बात है, तो इस्लाम में तो बैन है, तो इस्लाम उसको हराम मानता है। कुछ बुझा रहा है? yes, तो सवाल ये उठता है कि एक जगह कोई चीज बैन है, एक जगह कोई चीज पूरे अच्छे से, क्योंकि सर ईसा मसीह ने जादू करके पानी को अल्कोहल में कन्वर्ट किया था और सभी को सर्व किया गया था। उसके बाद से टेंडेंसी चलता है अल्कोहल का, पूरा खुलेआम चलता है, बहुत बढ़िया से चलता है क्रिश्चियनिटी में, धर्म एक्सेप्ट करता है उसको। लेकिन एक जगह दूसरी जगह क्या है, बैन है। तो एथिक्स यहां पे क्या काम करेगा? अब एक चीज, आप एक IAS ऑफिसर हैं, एक धर्म वाला आपके पास आया, बोलेगा हम पिएंगे जी, धर्म में लिखा हुआ है। एक आ रहा है, मान लो उसी कम्युनिटी का, एक इस्लाम धर्म का, और बोल रहा है सर हम नहीं पीने देंगे, एक सर हमारे कम्युनिटी के खिलाफ है, हमारे धर्म के खिलाफ है। अरे कुछ बुझा रहे? yes, सुनो किस हो गए? yes, अब एथिक्स यहां काम करेगा कि आप क्या डिसीजन लोगे। आप धर्म से पंगा ले नहीं सकते, उसका धर्म में लिखा हुआ है, इसके धर्म में लिखा हुआ है, एथिक्स कहां लाई करता है। तो एथिक्स क्या बोलेगा? सिंपल, अगर जो एथिकल आदमी है वो क्या सोचेगा, जो एथिक्स का अच्छे से नॉलेज रखता है, ये बोलेगा कि सर सिंपल सी बात है, एक पर्सन जो हम है,
हमने ये बोला कि सर अल्कोहल बुरी बात है, इसलिए बुरी बात है क्योंकि अल्कोहल से लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा। हमने एक लॉजिकल कारण बताया। और दूसरी बात, लेकिन अगर कभी जरूरत हो, लेकिन अगर कभी पीने की जरूरत पड़े तो सर आप जैसे कफ सिरप या मेडिसिन या दवाई लेते हैं उसमें अल्कोहल होता है, तो सर हम उतना कंजप्शन कर सकते हैं। ये क्या हुआ? एथिकल आदमी हुआ। इसको पता है कि सर हमें पीना भी नहीं है, और दूसरी बात जब हमारे, क्योंकि हमें पता है कि अगर दवाई नहीं लेंगे तो हम ऐसे ही मारे जाएंगे। अब कोई इस्लाम धर्म का आदमी अगर ये बोले कि सर हम नहीं पिएंगे, मिलाया उसमें कफ सिरप में मिला लेगा हम नहीं पिएंगे, ऐसा पॉसिबल है? तो एथिक्स क्या बोलता है? देखिए इस्लाम जी, देखिए क्रिश्चियन जी, आपके धर्म में है जो ठीक है, आपके धर्म में वो भी ठीक है। एथिक्स का सिंपल एक लॉजिक है, पीना नहीं चाहिए क्योंकि सर इससे लॉजिकली आपका लीवर किडनी खराब हो जाएगा। दूसरी बात, मेडिसिन के उपयोग में अगर उसको यूज किया जाता है तो आपके बेनिफिट के लिए किया जाता है, क्योंकि वर्ल्ड की सारी दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है, उसके बिना ठीक नहीं होगा, वो लिमिटेड अमाउंट में होता है तो हो जाएगा। ये एथिकल आदमी हुआ। तो एथिक्स ने क्या किया? नहीं किसी धर्म को ठेस पहुंचाया, नहीं कुछ किया। तो एथिक्स का मीनिंग होता है हमारा पर्सनल व्यू किसी चीज को लेकर क्या है, जो ये बताता है कि राइट है या रॉन्ग है। कोई ऐसा चीज नहीं है। हमें बोल सकते हैं क्या? क्योंकि क्रिश्चियनिटी में, सुनना ध्यान से, अल्कोहल खुलेआम चलता है, इसलिए अल्कोहल पूरा ऑल ओवर इंडिया में लीगल कर देना चाहिए। हम बोल सकते हैं क्या? नहीं। क्या हम ये बोल सकते हैं कि अल्कोहल पीना राइट है क्योंकि क्रिश्चियन धर्म का लोग पीता है? अरे बोल सकते हैं क्या? नहीं। क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि सर इस्लाम धर्म में नहीं पीता है इसलिए नहीं पीना अच्छा है? नहीं बोल सकते। तो ना किसी धर्म, ना किसी कम्युनिटी, ना ही किसी सोसाइटी के बिहाफ पे हम डिसाइड नहीं करते हैं, बल्कि एक लॉजिकल कारण से डिसाइड जब करें कि क्या है, वही है एथिक्स। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिना किसी सोसाइटी के प्रेशर के, बिना किसी धर्म के दबाव के, आप ये देखते हैं लॉजिकली उसका क्या कारण है, और जब कारण सही हो उसको क्या बोलेंगे? हम एथिक्स बोलेंगे। पहले यहां तक क्लियर है? अब एक पॉइंट और पूछ रहा हूं। हिंदुइज्म में मैंने बोला था आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाते समय भी कि हिंदुइज्म का ओवरऑल ज्यादा कॉन्सेप्ट है कि शाकाहारी होना चाहिए। कुछ बुझा रहा है? बहुत लोग होंगे भी शाकाहारी इसमें। कितने लोग शाकाहारी हैं? खैर ये हाथ नहीं उठवाऊंगा मैं, लेकिन जानता हूं मैं। तो मान लीजिए अगर आप शाकाहारी हैं तो आप जानते हैं क्या बोलेंगे? इधर इधर, जैसे हम दूसरे किसी को चिकन खाते देखे, गजब आदमी है रे तुम, उसका मार के आत्मा तुम खा रहा है, अजीब अजीब चेहरा बनाएगा, तुमको शर्म नहीं आता है जी? 20 कारण दे दिया उसने, है ना? तो सर आप चूंकि शाकाहारी हैं तो आप दूसरों को तो बोल ही नहीं सकते, कम से कम आपका हक तो नहीं बनता कि आप बोलोगे तुम मीट मत खाओ। आपके पास लॉजिकल रीजन तो नहीं है। आप बोल रहे हैं हिंदुइज्म धर्म पे, लेकिन सर एक बात बताइए, शाकाहारी लोग से एक क्वेश्चन है, आप मच्छर को जो मार देते हैं, कीड़ा मकोड़ों को मार देते हैं, तो सर उसमें भी तो आत्मा है, क्या आत्मा नहीं है? है सर। तो उस समय शाकाहारी कहां गया आपका? कॉन्सेप्ट समझिए, आप कॉन्सेप्ट समझिए एथिक्स का। आप उनको सर मार दे रहे हैं यहां पे सर, मार के, और दूसरों को आप क्या बोल रहे हैं? तो मैंने क्या बोला? आपने सर किसी कीड़े को मार दिया, वहां खत्म कर दिया। तो लॉजिकली आपको यह समझना है कि एथिक्स में कभी भी आप किसी भी समाज के बेसिस पे या किसी भी चीज के बेसिस पे आप ये नहीं बोल सकते कि कौन सा चीज सही है, कौन सा चीज गलत है। उसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है। जो लॉजिकल रीजन अगर आपका सही है तो बस ठीक है। इसलिए एथिक्स में कोई आंसर परफेक्ट नहीं होता। मैंने वही बोला कि आपके सामने 3 ऑप्शन दिए गए, राइफल, बंदूक या और फिर माचिस। तो आपने माचिस निकाला, तो माचिस का लॉजिकल कारण बताइए कि आपने क्यों उठाया है। अगर वो कारण लॉजिकल है तो आप सही है, नहीं है तो बेकार है, दैट्स इट। कुछ बुझा रहा है? तो सर ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अब एक मैं पॉइंट बोला, उस पॉइंट को पहले लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से लिखिएगा, मैं एकदम ठेठ भाषा में साफ तौर पर लिखवा रहा हूं, ये हिंदी में। एथिक्स में कोई भी चीज सही या गलत, लिख लीजिए, एथिक्स में कोई चीज सही है या गलत है, ये लॉजिक रीजन के बेसिस पे, लॉजिक रीजन के बेसिस पे होता है। लॉजिक रीजन, कारण, लॉजिक कारण के बेसिस पे होता है, ना कि इस बेसिस पे, ना कि इस बेसिस पे कि आपकी सोसाइटी या आपका धर्म ग्रंथ क्या कहता है। और लिखते चलिएगा कुछ कुछ चीजें, मैं पहले बता दिया हूं, मैं ना लिखवा, बहुत सारा चीज मैं नहीं लिखवाऊंगा, मैं बहुत सारा चीज बोल के निकल जाऊंगा, तब अपना लिख लीजिएगा। इंतजार में रहिएगा तो नहीं मिलने वाला है कुछ, पहले ही बता देता हूं।
तो सर क्या बोला, एथिक्स में कोई भी चीज सही है गलत है ये लॉजिक रीजन पे बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं हम। इस बेसिस पे नहीं बोल सकते कि कोई धर्म में बोला गया है कि इस्लाम इस्लाम में बोला गया कि बैन है तो सर हम उसको बैन मान लेंगे। अगर सर क्रिश्चियनिटी में बोला गया दारू पीना अच्छी बात है तो दारू पीना अच्छी बात मान लेंगे। क्या यहां तक समझ में आ रहा है मेरी बात? अरे है ना, ठीक है जी। तो सर ये पॉइंट पहले याद रहेगा। अब एक और बात बता देता हूं, ध्यान से समझना। आप लोगों को मैंने ज्यूज पढ़ाया था, ज्यूज की स्टोरी वगैरह सब बताई हुई थी, बहुत बढ़िया। अब एक बात आपको बताते हैं, ध्यान से रखना और उसको जो समझना। 3 धर्म है, मान लो एक है ज्यूस, ठीक है, कोमा, एक है क्रिश्चियनिटी और तीसरा है इस्लाम। 3 है ये, ज्यूस क्रिश्चियनिटी इस्लाम, बहुत सारे चीज। अच्छा क्या मजा नहीं आ रहा है क्या? ध्यान से समझना सर, ज्यूस क्रिश्चियनिटी और इस्लाम इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं अब्राहिम रिलीजन। इन तीनों को बोलते हैं अब्राहिम रिलीजन या अब्राहिम धर्म। क्यों बोलते हैं समझ लीजिए। देखिए सर, चाहे ज्यूइस का हो, चाहे क्रिश्चियनिटी का हो, चाहे इस्लाम हो, इन तीनों के पहले प्रॉफिट अब्राहिम ही थे। यानी कि इन तीनों के पहले, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद तो खैर हैं, अलग है, वो हैं अपने जगह पे हैं। इन तीनों के पहले प्रॉफिट कौन है? अब्राहिम। और सर ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, कैसे समझिए। क्रिश्चियनिटी को कुरान में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो, हम तो पढ़े भैया, अपना अपना जान लेना, कुरान में क्रिश्चियनिटी को बोला गया है सन ऑफ गॉड, यानी कि ईसा मसीह को सन ऑफ गॉड कहा गया, अल्लाह के बंदे। अब क्रिश्चियनिटी में उनको अल्लाह के बंदे इसलिए सन ऑफ गॉड कहा गया है। अब सन ऑफ गॉड इसलिए कहा गया है सर क्योंकि इसमें एक चीज दिमाग में रखिएगा कि जैसे मीट खाना, तो मीट खाना क्या है ना, इस्लाम में देखो बकरीद, सर बकरे के बिना काम होगा नहीं, बकरे कटने चाहिए सर, बड़े बड़े कटने चाहिए। लेकिन सर वही चीज जैनिज्म में मना है। जैनिज्म, जैन धर्म के लोग नहीं खाते हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं, आप समझना एथिक्स क्या है। तो जैन धर्म में मीट खाना क्या है? मना है, कंप्लीट प्रोहिबिटेड, कंप्लीट। लेकिन सर अगर हम बात करते हैं इस्लाम में, तो सर इस्लाम में बिल्कुल एकदम उसको बहुत अच्छा माना जाता है सर, उसके बिना तो बिना हलाल के काम होगा नहीं। तो वहां पे सर हर बात में चल रहा है। तो इस बेसिस पे क्या हम बोल सकते हैं कि मीट खाना अच्छी बात है या मीट खाना बुरी बात है? बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। उसका एक रीजन हमारे पास होना चाहिए। तो एथिक्स क्या बोले, एक लॉजिकल रीजन होना चाहिए कि क्यों अगर हम खा रहे हैं मीट, तो सर अगर हमको मीट खाने से प्रोटीन मान लीजिए मिल रहा है, एक बात बता रहे हैं, तो आपने अपने रीजन बोला क्योंकि सर हमें प्रोटीन की जरूरत है तो हम प्रोटीन के लिए मीट खाते हैं, ये आपका रीजन है। लेकिन अगर आपको ही मैंने बोला कि अगर दूसरा इस्लाम है तो वो ये बोल दे कि हम मीट जरूर खाते हैं लेकिन उसके खाने से अगर ये प्रॉब्लम हमारे पेट में हो गया है या हमारे बॉडी में हो गया है तो अब हम नहीं खाएंगे। ये लॉजिक कारण है, अरे है ना। तो एथिक्स लाइफ को क्या करता है सर, आसान बना देता है। तो एथिक्स इज समथिंग कि आप अपने रीजन पे डिसाइड करते हैं ताकि आप अपने लाइफ को स्मूथली और अच्छे ढंग से जी सके, एक रीजन के बेसिस पे। ऐसा ना कि किसी ने कह दिया तो आपने मान लिया। बुझा रहा है? अब सर इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, आपके किसी कह देने से, अभी मैंने बोला कि इसलिए फर्स्ट डिसाइयर में क्या बोला था, ओपिनियन और नॉलेज। तो ओपिनियन आप क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपको भी नॉलेज नहीं है। सर आपको किसी ने कह दिया कि सर जी दिल्ली भाग जाएंगे, तो आपको कुछ घंटा पता है नहीं, तो आपने क्या बोला, हाँ भाग जाएंगे। आपने कुछ लॉजिकली सोचा ही नहीं कि सर इतना दिन से मेहनत कर, इतना कुछ पढ़ा है, इतना कुछ कर रहा है। लॉजिक आपको सोचना है कि सर ये लॉजिकली आदमी सही है, तो सर आपने लॉजिक नहीं सोचा। लॉजिकली सोचेंगे तो सर आपको कोई तकलीफ नहीं है, किसी के बात का कोई असर ही नहीं पड़ेगा। लॉजिकली सोचेंगे कोई असर नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि जो जो सब्जेक्ट्स आप पढ़े ना सर, यहां पे रह के, इधर गारंटी बता रहा हूं, उतना सब्जेक्ट तो आप पढ़े भी नहीं हो। मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूं, ये नहीं कि मैं अपनी बात कर रहा, नहीं पढ़े हैं, ना कोई पढ़ाने वाला है। तो सर एथिक्स का सिंपल मीनिंग है कि हम अपने लॉजिकल रीजन के बेसिस पर जब कोई चीज डिसाइड डिफाइन करना है कि एथ के अकॉर्डिंग ड्रिंकिंग अल्कोहल को कैसे जस्टिफाई करोगे आप। हो गया?
सिंपल सा मैं एक लाइन बता दे रहा हूं, सुन लो। वैसे आप जो लिखे होगे मुझे लगता है आप सही लिखे होगे, बट मैं एक हिंट के लिए आपको पहले बता देता हूं। हिंट ये है, मैंने क्या बोला, क्रिश्चियनिटी, इधर इधर सुन लो ध्यान से, एक बार सुन लो, बाकी आप लोग मुझे पता है सही लिखोगे, और गलत लिखोगे तो मिला लेना, अभी बात खत्म। सिंपल सा बात है, क्रिश्चियनिटी में अल्कोहल पीना आसान बात है, इजी है, धर्म के अकॉर्डिंग माना जाता है, लेकिन लॉजिक, ये कौन सा धर्म के अकॉर्डिंग है, बट अभी एथिक्स के डेफिनेशन में क्या बोला था कि सर धर्म के बेसिस में, लॉजिकल रीजन के बेसिस पे। तो सर हम एथिकली अगर ड्रिंकिंग अल्कोहल को डिसाइड करें तो क्या बोलेंगे, सर पीना इसलिए खराब है क्योंकि लीवर और ये डैमेज हो जाता है, लेकिन हम फिर भी थोड़े अमाउंट में पी सकते हैं अगर उसको मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाए तो। ये आपका डेफिनेशन होना चाहिए, बात खत्म। धर्म के बेसिस पर डिसाइड करोगे तो एक जगह क्या है बैन, एक जगह क्या है खुलेआम ओपन चल रहा है। यहां तक क्लियर है जी। तो सर एथिक्स में आपको ये दिमाग में रखना है। एक और बात जानते हैं आप, पारसी धर्म जानते हैं आप, मैंने पारसी धर्म का जिक्र किया था इंटरनल सिक्योरिटी में, जहां बोला था कि पारसी लोग के मन, वो लोग अलाउ किसी को नहीं करते बिना जो अदर कोई है नॉन पारसी। पारसी का एक और खास बात है जानते हैं, जब पारसी में जब कोई इंसान मर जाता है, डेथ हो जाता है, तो उसको सर ऊपर टांग दिया जाता है ऊपर, ताकि कील कौवे और ये सब कुछ उसको खाएं नोच नोच के, क्योंकि उनका ये बेसिस है कि सर मरने के बाद भी इंसान के बॉडी का कंप्लीट इस्तेमाल होना चाहिए। ये पारसी धर्म में बोला जाता है। आप लोग डिस्कशन नहीं किया करना, दोनों बोल रहा हूं। अब सर आप मान लो नॉर्मल कि अगर उनका क्या, ये पारसी धर्म है, लेकिन हिंदुइज्म में क्या है, जला देना, इस्लाम में फिर क्या है, दफना देना। तो सर क्या हम इस बेसिस पे बोल सकते हैं कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है? तो एथिक्स आपको यहां हेल्प करेगा कि बेटा धर्म और किसी कम्युनिटी के बेसिस में, क्योंकि पारसी धर्म का उनका अपना लॉजिक है कि वो लोग छत पे रख देते हैं या फिर ऊपर रख देते हैं कि सर उनको जो है कौवे कीड़े और वो सब खाएंगे, और उसके बाद इसलिए क्योंकि सर बॉडी का कंप्लीट यूज होना चाहिए मरने के बाद भी। ये पारसी लोग का मानना होता है। हिंदुइज्म में तो कुछ नहीं, लकड़ी जला के सर खत्म। सर दोनों के, तीनों के अलग अलग धर्म के अपने अलग अलग, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जलाना ठीक है? क्या हम बोल सकते हैं कि सर ऊपर रखना ठीक है? नहीं सर। क्या हम भी नहीं बोल सकते? तो सर अब लॉजिकली क्या है, क्रिश्चियनिटी में भी अलग अलग स्कोप होता है, उनको क्या रख देता है बॉक्स में, अरे ध्यान में, उनको रखता है कि जब आत्मा बॉक्स में रखोगे सर, प्रेत और आत्मा एक समय बहुत निकलता है, और निकल के सर ये चीज क्या करता है, उनको अलग ले जाता है, और फिर ये सब बहुत अलग अलग लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ एथिक्स क्या कहता है कि सर अगर मान लो अगर आप बॉडी को रख देते हो तो उससे दो चीज होंगी, अगर बॉडी बहुत दिन तक सड़ेंगे और गलेंगे तो उससे बदबू होगा, और बदबू होने से हो सकता है और चीजें बीमारी हो जाए। अरे एथिक्स ये कहता है। दूसरा, जलाने के बाद भी उसका सर साइड इफेक्ट पड़ सकता है, और दफनाने के बाद भी साइड इफेक्ट पड़ सकता है। तो एथिक्स मतलब एथिक्स क्या बता रहा है आपको, सिंपल सा कि सर आप किसी धर्म के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर रहे हो, लॉजिकली देख रहे हो कौन सा ठीक रहेगा। अब आजकल देखिएगा आप, हिंदू धर्म क्या है, अब इलेक्ट्रिक से सीधा कर दिया जाता है लास्ट को। शहर में ऐसे भी जगह हुआ है ना, लकड़ी कहां से आएगा, इलेक्ट्रिसिटी पे बना दिएगा, सिंपल जाइए सर, आराम नंबर लगाइए, आराम से जल के बाद बराबर हो गया। तो इसीलिए सर आपको नॉर्मल समझना है कि एथिक्स का फंडा, बार बार एक क्लास में इसलिए लिया इसमें क्योंकि आपको समझ में आ जाना चाहिए एक क्लास में कि एथिक्स कोई सोसाइटी या कोई बंधन या कोई कम्युनिटी के बेसिस पर डिसाइड नहीं होता है, बल्कि एक लॉजिक कारण पे हो। अगर किसी चीज का लॉजिक रीजन है तो सर आप सही हैं, नहीं तो बेकार है, बात खत्म। और एथिक्स में याद रखिएगा आंसर को भी परफेक्ट नहीं होता, और एथिक्स इज नॉट ए मैथमेटिक्स, आगे बताऊंगा। एथिक्स ना तो मैथमेटिक्स है, एथिक्स ना तो साइंस है, इट्स नॉट लाइक समथिंग, ये कुछ नहीं है। एथिक्स इज जस्ट वो चीज है जिससे आपको ये पता हो लॉजिकल रीजन के बेसिस पे कि हम ये कर सकते हैं, बस बात खत्म। ठीक है, उससे आपकी लाइफ आसान हो जाए, ये आपका मोटिव रहना चाहिए। आगे लास्ट, उसके बाद आगे चलिए। ठीक है, तो अब आपको सर शाकाहारी वाला और मांसाहारी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब कुछ लोग इंटरेस्टिंग बात है कि बोल देंगे कि हाँ सर शाकाहारी है, ये है, फलना है, ढिंगाना है। एक इसमें और थ्योरी है, इधर देख लो। आपको मैंने एक बार पॉलिटी में माइकल सैंडलर्स थ्योरी पढ़ाया था, याद है? यहाँ पे इसको ट्रॉली डायलेमा करके बुलाया जाता है। यहाँ पे मतलब एथिक्स में वो इस थ्योरी को ट्रॉली डायलेमा कहा जाता है। कैसे, देखिए, मान लीजिए सिंपल सी बात है, एक गाड़ी है इधर, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये गाड़ी आ रही है, सिंपल ट्रेन आ रही है, सिंपल। आप यहाँ पे सर खड़े हैं, यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, एक पर्सन एक स्वाइटेड यहाँ खड़ा है, आपके हाथ में एक कंट्रोल है, लीवर है, ठीक है, और ये ट्रेन सर जा रही है। अब ट्रेन अगर जा रही है तो यहाँ पे 5 लोग हैं सर, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके पास जो लीवर है, ध्यान से समझिएगा, अगर इस लीवर को आप कंट्रोल कर लेते हैं तो सर ये ट्रेन इधर मुड़ जाएगी, और यहाँ पे मात्र एक आदमी खड़ा है। अगर आपने लीवर को कंट्रोल नहीं किया तो 5 आदमी का डेथ होना तय है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस केस में आप लोग क्या करेंगे? तो अधिकतर लोग यही करेंगे सर कि लीवर को क्या करेंगे, पुल कर देंगे ताकि सर इधर आए, क्योंकि आपका स्टेटमेंट क्या होगा कि एक आदमी का मर जाना ज्यादा बेहतर है 5 आदमी। लेकिन सर एथिक्स से पूछे ना, इसकी गलती क्या है भाई?
इसका गलती क्या है? इसकी तो कोई गलती नहीं, इसका भी अपना फैमिली होगा, इसका अपना भी सेंटिमेंट है, इसकी अपनी भी लाइफ है, इसका अपना भी अधिकार है। अरे है ना? तो 5 आदमी को बचाने के लिए एक आदमी को मारना, आपने यहां तक तो बोल दिया, चलो ठीक है। अब दूसरा एक और थ्योरी है, उस थ्योरी में देखो क्या है। इधर से ट्रेन आ रही है, समझना, मैं आपको भेजूंगा। यहां पे मान लो समथिंग ओवर ब्रिज है, यहां पे एक मोटा सा आदमी खड़ा है और आप यहां पे खड़े हैं। इधर सर ट्रेन के इधर, अगर ये ओवर ब्रिज है तो नीचे से पास कर जाएगी ट्रेन, और यहां पे सर 5 लोग, यहां पे भी 10 लोग हैं, ठीक है जी। इन लोगों को पता नहीं है, अपना मस्त काम कर रहे हैं, ओवरब्रिज के नीचे से ट्रेन आएगी। अब यहां पे सर प्रोसेस में, थ्योरी में ये बोला गया है कि आपको इस मोटे आदमी को धक्का देना है, ताकि धक्का देंगे सर ट्रेन के आगे जाएगा, ट्रेन एक आदमी टकराएगा, ट्रेन देख लेगी, ट्रेन रुक जाएगी, ठीक है जी। लॉजिकली कितने लोग धक्का देंगे? हाथ खड़े करिए जो लोग धक्का। और फिर पूछ रहा हूं, जो बोल रहा हूं अपना दिमाग लगेगा, जो पूछ रहा हूं बताइए कितने लोग धक्का दीजिएगा? अब सर अभी तो मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले पूछा था, तो आप एक आदमी को तो मार दे रहे थे, अब यहां पे बोल रहे हैं धक्का नहीं देंगे। अरे कुछ बुझा है? अभी जब मैंने यहां पूछा था तो आप तो सब लोगों ने जवाब दिया कि सर पक्का ट्रॉली घुमा देंगे, लेकिन यहां केस में आप क्या बोल रहे हैं? सर इस मोटे आदमी को धक्का तो नहीं देंगे। अरे भैया इसलिए बोलता हूं सुना करो, जो थ्योरी है उसके लिए। तो नॉर्मली आपको क्या बोला मैंने कि सर आप इसको धक्का देने के लिए राजी नहीं है, लेकिन यहां पे सर मारने के लिए राजी है। इससे 2 चीज पता चलता है। क्या? पहली बात ये, एक इंसान एक थ्योरी में अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है, दूसरे थ्योरी में अलग अलग तरीके से रिएक्ट। यहां पे आपको ये पता चलता है कि सर आपने यहां एक आदमी को मारने के लिए 5 आदमी को बचा लिया, मतलब 5 आदमी को, एक आदमी को मार दिया, 5 को बचा लिया। यहां पे भी सेम कंडीशन है, लेकिन यहां आपको पर्सनली धक्का देना है। यहां पे आपके हाथ में लीवर है, यहां आदमी को धक्का देना है। तो सर यहां आपका एथिक्स आके फंसता है। तो एथिक्स यहां पे क्या डिसाइड करोगे? किस बेसिस पे? लॉजिकल रीजन के बेसिस पे। ऐसा ही केस स्टडी आपको 6 क्वेश्चन में मिलता है। कुछ बुझा रहा है? अब इस 6 क्वेश्चन में जो आप डिसीजन लेंगे, उसी बेसिस पे आपका नंबर मिलेगा, उसी बेसिस पे आगे का कॉपी चेक होगा। कुछ बुझाया? अरे हाँ ना तो बोलो। तो लॉजिकली सर ओवरऑल मैंने क्या पढ़ा है, मैं रिपीट कर रहा हूं। क्या मजा आ रहा है कुछ? सर इंटरेस्टिंग बात है कि आप जब फंसते हैं ना, जैसे इधर इधर समाज क्या बोलता है, देखो तो नैतिकता में क्या बोलेगा, जैसे समाज में क्या बोलेगा कि सर देखो तो कैसन आदमी में अपन पत्नी के लेके चल गए बाहर, छोड़ दिलक अपन मतारी के बाप के यहाँ पे, सर डायलॉग में मतारी बाप यहाँ मरे रहे। सर अब दूसरा एंगल से सोचिए, बहू ये कह रही है कि हमारी भी तो लाइफ है, मुझे भी तो घूमना है, और हस्बैंड की जिम्मेदारी तो सर उसकी भी है, क्योंकि आई है तो सर हस्बैंड की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी ख्वाहिशें पूरी करे। यस और नो? तो दोनों अपने जगह पे तो सही हैं। अब यहां एथिक्स का क्या रोल होगा? समझ रहे मेरी बात सर? तो यहाँ एथिक्स का रोल, और अब आप कैसे मैनेज करेंगे, ये पूरा का पूरा कंप्लीट आप पे डिपेंड करेगा। तो सर समाज तो आपको क्या, नैतिकता, इसलिए सर समाज बड़ा कॉन्टेक्स्ट में डिसाइड करता है कि नैतिकता क्या है। नैतिकता इसलिए डिसाइड समाज से होता है। और सर आप आईएएस बनने वाले हैं तो आपको पीपल का नैतिकता जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि आप एक तो बल्क सोसाइटी का आईएएस बनने वाले ना सर। तो जब बड़ा समाज है तो समाज क्या मानता है, उसके सेंटिमेंट को आपको फील करना पड़ेगा सर, उसके भावना को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते। अगर समाज में 90 लोग मानते हैं कि सर लिविंग में रहना ठीक है, तो सर आपको उनके सेंटिमेंट्स को बुरा नहीं करना पड़ेगा, नैतिकता। लेकिन अगर लॉजिकली गलत है तो बहुत बेकार है सर। मेरे एक फ्रेंड है सर, सीनियर है, और उनका सर क्या हुआ, मतलब वो आईपीएस बने, उनके बेटे, उन्होंने सर लिविंग में रहा, आईपीएस बने, लिविंग में थे। जस्ट उनको एहसास हो गया कि सर 6 महीने 7 महीने के बाद या 1 साल के बाद कि सर ये हमारा इसका बनेगा नहीं ठीक से। तो सर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है। अब सर उन्होंने जैसे ही बोला ठीक है, लड़की ने उसके बाद क्या किया सर, केस कर दिया कि इन्होंने हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया है शादी के नाम पे। आईपीएस है सर, भाग रहे हैं, अभी उनका फैमिली में भाग रहा है, सब जेल में है। तो ये इंडियन सोसाइटी में है। अमेरिका में सर जितने बच्चे पैदा लेते हैं उसके 40 से 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो लिविंग रिलेशनशिप के रहने की वजह से बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया में सर एक खेल अगर हो जाए ना, शादी से पहले बच्चा हो जाए, अलग बवाल हो जाएगा सर। अरे आप बात समझ रहे हैं? तो एक ही चीज किसी अलग सोसाइटी में एक्सेप्टेड है, किसी और सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं है, तो हम उस बेसिस पर जज ही नहीं कर सकते। क्योंकि सर इधर देखो, अमेरिका का इवोल्यूशन अलग तरीके से हुआ है, उसका वैल्यूज क्या है, अलग है। हमारा वैल्यूज क्या है, अलग है। यूके का वैल्यूज क्या है, अलग है। तो एथिक्स क्या है सर, आपको ये नहीं डिसाइड करना है कि कौन से समाज में क्या होता है, बल्कि आपको इस बेसिस पर डिसाइड करना है कि रीजन क्या है, लॉजिकल कारण देके करना है। ठीक है जी, यहां तक चलो, आज यहीं तक रखते हैं। क्लास 12 पढ़ाया था, टोटल कितना थीम था?
7। उससे पहले मैंने आपको मार्क्स का डिस्क्रिप्शन दे दिया, सारा कुछ दे दिया। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि एथिक्स के अंदर क्या क्या करना है। अब आपको नींद आए चाहे जो आए, ध्यान रखिएगा एथिक्स का क्लास ऐसे नॉर्मल चलता रहेगा। जो होमवर्क है आप अपना करते रहिएगा, फिर हम लोग मिलेंगे कल। अभी जब मैं एक पेज दिया था, पेज पे लिख के जल्दी से क्विक दीजिए, हम उसके बाद निकलते हैं। बीच पीछे वाला बैच इंतजार कर रहा है।